चलो आज का हम लोग टॉपिक डालेंगे दैट इज अ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग। बड़ा सा टॉपिक डालना भैया, वापस से बोल रहा हूँ भाई, टॉपिक गजब का है। और इसी को तुम लोग बोलते हो डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर डीएनए टेस्ट या फिर इसी को बोलते हो डीएनए टाइपिंग। क्लियर है भाई? चलो तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक डालेंगे। हमारे पास टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर टाइपिंग, डीएनए टाइपिंग या फिर डीएनए टेस्ट। क्या बोलते हैं अपन इसको? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग और टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग और टाइपिंग या फिर डीएनए टेस्ट, या फिर डीएनए टेस्ट। टॉपिक डालो हमारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर टाइपिंग और डीएनए टेस्ट। अगर कहीं पे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग लिखा है फिर भी यही है, डीएनए टाइपिंग लिखा है मतलब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की ही बात कर रहा है, डीएनए प्रोफाइलिंग लिखा है मतलब डीएनए टेस्ट की ही बात कर रहा है, और डीएनए टेस्ट भी है तो बस यही है। अरे क्लियर भाई? है ना? इसमें हम लोग डीएनए टेस्ट करने वाले। अरे ये टेस्ट करते हैं ना भैया, कौन किसका बेटा है ना भाई? डीएनए मिल गया तो हाँ एकरे है, नहीं तो पड़ोसी का है। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते भाई? अरे है कि नहीं भाई? अब ऐसा, अब बहुत दिक्कत है। चलो आ जाओ, तो हम लोग बात करते हैं डीएनए टेस्ट की। हो गया क्या? टॉपिक डाल दिए क्या अपन? डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर डीएनए टाइपिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग स्लैश टाइपिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर टाइपिंग या फिर डीएनए टेस्ट। ठीक है, हो गया क्या? सब लोग टॉपिक डाल दिया क्या? अरे इतना डिजाइन मत बनाओ भाई, घर जाके डिजाइन बना लेना आराम से। चलो तो इसमें हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। इसमें अपन स्टेटमेंट लिखेंगे इट इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई, इट इज it is a technique to it is a technique to identify a person, it is a technique to identify a person, it is a technique to identify a person on the basis of his or her DNA specificity। वापस से यहाँ पे लिखना it is a technique, it is a technique to identify a person on the basis of his or her, मतलब his slash her DNA स्पेसिफिसिटी, डीएनए स्पेसिफिसिटी। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग ये बोले कि भैया दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का डीएनए प्रोफाइलिंग डीएनए टेस्ट अलग अलग आता होगा? अरे आता होगा ना भाई। अगर मान लो गलती से मेरा डीएनए टेस्ट अगर प्रियांशु के साथ मैच कर देता है, ऐसा थोड़ी कि हम प्रियांशु भाई है, भाई का भी मैच नहीं करता भैया, अरे भाई का भी मैच नहीं करता ना, तो क्या ऐसा किसी कीमत पे पॉसिबल है क्या कि किसी का डीएनए प्रोफाइलिंग किसी दूसरे के साथ मैच कर जाए? अरे नहीं, वो जब भी मैच करेगा वो किसके साथ मैच करेगा? मदर फादर के साथ। किसके साथ मैच करेगा? सिर्फ मदर फादर के साथ, उसके अलावा किसी के साथ वो मैच नहीं करे, है ना? भाई के साथ वो रिजेंबल करेगा, थोड़ा बहुत उसी के जैसा दिखेगा पर एग्जैक्ट उसके जैसा नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? भाई के साथ या बहन के साथ रिजेंबल करेगा पर एग्जैक्ट उसके जैसा क्या? हाँ, जो होमोजाइगोटिक नहीं, मोनोजाइगोटिक, ठीक है ना? जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनका सेम होता है। जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तब तो वो एक ही जाइगोट से बना है ना भाई, और जब एक ही जाइगोट से बना है तो फर्टिलाइजेशन भी एक बार हुआ होगा, और फर्टिलाइजेशन एक बार हुआ है तो डीएनए दोनों का सेम मिल रहा है ना। तो जब डीएनए ही सेम है, एकदम एग्जैक्ट डिट्टो सेम है डीएनए, तो फिर क्या बात है, फिर आराम से मिलेगा भैया, कोई तकलीफ थोड़ी है। फिर आराम से कैसा होगा वो?
दैट इज द सेम होगा। क्लियर भाई? फिर मतलब हम लोग बोले कि पूरे दुनिया में जो डीएनए टेस्ट है वो आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा एग्जैक्ट मैच किसी से नहीं करता है, बराबर। एग्जैक्ट मैच सिर्फ किस में करता है? आइडेंटिकल ट्विंस में। आइडेंटिकल ट्विंस कहने का मतलब है जो एक जैसा दिखे, और अगर एक जैसा दिख रहा है मतलब वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है। अरे सही या नहीं है? अरे सही बात या नहीं बात? पक्की बात है ना? तो हम लोग बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर टाइपिंग या फिर डीएनए टेस्ट की। इसमें हम लोग बोल रहे हैं ये एक टेक्निक है टू आइडेंटिफाई मतलब किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके किसके बेसिस पे? उसके डीएनए स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे, उसके डीएनए की स्पेसिफिसिटी की बेसिस पे। हमारा डीएनए केवल हमारे में मिलता भी है, हमारे जैसा सेम डीएनए बाकी किसी दूसरे में नहीं होगा। तो हमारा डीएनए हमारा स्पेसिफिक कैरेक्टर है या नहीं है? अरे सिंपल ही बात है, हमारा डीएनए क्या हमारा स्पेसिफिक कैरेक्टर है या नहीं है? तो हमारा डीएनए जो है वो हमारा स्पेसिफिक कैरेक्टर है। क्लियर है भाई? ये हमारी स्पेसिसिटी है। तो डीएनए स्पेसिसिटी के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं कि भैया इंसान कौन था या फिर वो किसका बाल बच्चा है। अरे बराबर है क्या? चलो, तो इसमें आगे स्टेटमेंट लिखेंगे। अगला समझना जरा, इसमें लिखेंगे दिस टेक्निक इज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय सर एलेक्स जेफरी। This technique is first invented by this technique is first invented by Sir Alex Jeffrey। किसने डीएनए सबसे पहले डीएनए टाइपिंग डीएनए प्रोफाइलिंग किसने करा था भाई? सर एलेक्स जेफरी ने। किसने करा भैया? सर एलेक्स जेफरी ने। सर एलेक्स जेफरी। द फर्स्ट डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर डीएनए टेक्निक वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय सर एलेक्स जेफरी। याद रखेगा साइंटिस्ट का नाम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये हमारा इंपॉर्टेंट होगा। अरे क्लियर है भाई? अरे याद रहेगा क्या? अरे बोलो, ये याद रहेगा क्या? तो बाय सर एलेक्स जेफरी। इंडिया में जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने किए थे वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था डीएनए प्रोफाइलिंग। इंडिया में जो सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था उनका नाम है डॉक्टर लालजी, मतलब प्रोफेसर लालजी और एक का नाम था वीके कश्यप, ऐसे कुछ। ठीक है भाई? तो ये हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं। कौन कौन है हमारे पास? एक तो है डॉक्टर लालजी सिंह, प्रोफेसर लालजी सिंह, और एक है हमारे वीके कश्यप। बराबर है क्या? अरे याद रहेगी बात। तो हम लोग बात करें कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले डीएनए प्रोफाइलिंग किसने करा था भाई? पूरे वर्ल्ड में डीएनए प्रोफाइलिंग किसने करा था? सर एलेक्स जेफरी ने। किसने करा भैया? सर एलेक्स जेफरी ने। लेकिन इन इंडिया की बात करो, अगर तुम इन इंडिया की बात करो तो इंडिया में किसने करा भैया? तो हमारे पास क्या थे? प्रोफेसर लालजी सिंह। कौन थे हमारे? प्रोफेसर लालजी सिंह, और एक थे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर वीके कश्यप। ये लिख लो। इंडिया में जो डीएनए प्रोफाइलिंग सबसे पहले किया था उनका नाम क्या है भैया? प्रोफेसर लालजी सिंह, और एक है हमारे प्रोफेसर डॉक्टर वीके कश्यप। प्रोफेसर लालजी सिंह एंड प्रोफेसर डॉक्टर वीके कश्यप। याद रहेगा? अरे याद रहेगा ना भाई? हाँ, प्रोफेसर डॉक्टर वीके कश्यप। चाहे सीधे डायरेक्टली प्रोफेसर लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है भैया? प्रोफेसर लालजी सिंह, और एक हमारे क्या है? प्रोफेसर डॉक्टर वीके कश्यप। कोई दिक्कत? प्रोफेसर वीके कश्यप, प्रोफेसर लालजी सिंह। याद रहेगा? प्रोफेसर लालजी सिंह, प्रोफेसर वीके कश्यप, प्रोफेसर लालजी सिंह, प्रोफेसर वीके कश्यप। सबसे पहले इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्होंने करा था। सबसे पहले इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने करा भैया? प्रोफेसर लालजी सिंह, प्रोफेसर वीके कश्यप, प्रोफेसर लालजी सिंह, प्रोफेसर वीके कश्यप। और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले किसने करा? सर एलेक्स जेफरी। किसने बोला? सर एलेक्स जेफरी। अच्छा देखना, हमारे यहाँ जैसे प्रोफेसर लगता है ना, वैसे ही यहाँ पे सर लगता है। बराबर है क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि सर उनका नाम था। बराबर है क्या? जैसे हमारे यहाँ लगता है ना भैया प्रोफेसर ये प्रोफेसर वो, वैसे ही वहां पे लगता है सर ये सर वो, है ना भाई? ऐसा कुछ। तो ये इस तरह का नाम था। क्लियर भाई? तो इनका नाम क्या था भैया? सर एलेक्स जेफरी, और ये इनका नाम क्या हो गया भैया? प्रोफेसर अच्छा, प्रोफेसर जो है ना वो टाइटल होता है।
जब बाद में जब प्रोफेसर का डिग्री मिल जाता है ना, तो नाम के आगे प्रोफेसर लगता है, मालूम है, वो लगता ही है। अरे सही है ना, नाम से पहले प्रोफेसर लगता है हमारे में। जैसे जब एमबीबीएस का डिग्री मिल जाता है तो नाम के आगे अपने आप डॉक्टर लग जाता है ना भाई, है ना भाई। जब तुमको डिग्री मिलेगा तो उस पर लिखा रहेगा डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, है ना भाई, इस तरह से। तो वो नाम के आगे लग जाता है पहले, बराबर। वैसे ही जब तो प्रोफेसर बनता है कोई, तो उसके आगे नाम के आगे लग जाता है प्रोफेसर, बराबर। प्रोफेसर बनने के लिए भी क्राइटेरिया होता है ना, ऐसे ही कोई मुंह उठा के प्रोफेसर नहीं बन जाता है, ठीक है भाई। ऐसे नहीं है कि हाँ भाई प्रोफेसर बनना बड़ी आसान है, आराम से जाएगा प्रोफेसर बन गए। वो सबसे मुश्किल काम है प्रोफेसर बनना, ठीक है भाई। चलो ये हमारी बातें हो गई। उसका देखना, हमारे यहाँ जब फिंगर प्रिंटिंग होता है वो होता है CDFD हैदराबाद में। कहाँ होता है भैया? CDFD हैदराबाद, मतलब जो सेंटर है जहाँ पे डीएनए का प्रोफाइलिंग हुआ, वो हमारा क्या है? CDFD हैदराबाद। हैदराबाद का स्पेलिंग क्या होता है? हैदराबाद, बराबर है क्या? तो हमारा सबसे पहले डीएनए प्रोफाइलिंग कहाँ पे हुआ भैया? CDFD हैदराबाद में, बराबर है क्या? अरे याद रहेगी बात। अच्छा CDFD का नाम, अरे CDFD का पूरा नाम सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। नहीं समझ में? पूरा सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, क्लियर है भाई? अच्छा समझना। अच्छा डायग्नोस्टिक क्यों बोल रहे हैं भाई? अगर मान लो किसी का डीएनए प्रोफाइलिंग हम कर सकते हैं, मतलब अगर हम किसी का डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं तो हम बता सकते हैं ना कि भाई हाँ ये कौन सा इंसान है ना भाई। अच्छा एक बार तुम समझना, जैसे मान लो हमारे पास कोई केस आया और उसमें मेरे को 2 तरह का खून गिरा हुआ मिला, बराबर है क्या? और दोनों खून का हम लोग क्या किए? डीएनए प्रोफाइलिंग किए, जिसमें एक खून का जो डीएनए प्रोफाइलिंग जो है ना, मैच कर गया किसके साथ? बॉडी के साथ, जिसका लाश है उसके साथ। इसका मतलब वो खून मरने वाले का था, इसका मतलब दूसरा खून अपने आप मारने वाले का होगा। अगर मारने वाले का खून अगर किसी के साथ मैच कर जाता है, मतलब इसका मतलब वही मारा है। अरे सही बात है ना, इसका मतलब वही इंसान मारा है उसको। अरे बोलो भाई, तो क्या हम यहाँ पे डायग्नोस कर रहे हैं क्या? अबे कर रहे हैं ना, हम उसको पहचान रहे हैं ना, समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग इसका पूरा नाम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसका पूरा नाम? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, क्लियर भाई? तो ये सबसे पहले कहाँ हुआ भैया? हैदराबाद में। कहाँ हो रहा है भैया यहाँ पे? सबसे पहले हैदराबाद में। अरे क्लियर है भाई? कौन सा सेंटर था भैया? CDFD हैदराबाद। अभी भी भैया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना होता है ना, तो तुम्हारा सैंपल लेके उसको हैदराबाद ही भेजा जाता है। कभी सुना कि हैदराबाद से भी रिपोर्ट आना बचल है ना? हैदराबाद से भी रिपोर्ट आना रहता है। कई मूवी नहीं सुना है कि इसके फोरेंसिक जांच के लिए मैंने इसको हैदराबाद भेजा है ना भाई? क्योंकि इसका सेंटर अभी भी हैदराबाद में ही है ना? भारत का जो सेंटर है अभी भी इस चीज का, वो कहाँ पे है भैया? हैदराबाद। या फिर तुम बेंगलोर सुना होगा, है ना भाई? तो ये वहीं जाता है। अरे क्लियर भाई? वहीं से सैंपल आज भी आता है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोले? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ, बोलो इसका पूरा नाम क्या है? सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स लिख लेंगे अपन, सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और एंड डायग्नोस्टिक्स। लिखो CDFD का फुल फॉर्म है ये, दैट इज अ सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ठीक है? अरे ठीक है। उसका अब टॉपिक डालेंगे अपन प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब यहां पे अपन टॉपिक डालेंगे दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब किस प्रिंसिपल पे हम ये वर्क करेंगे? डीएनए प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलो उस दिन तुम डाउट पूछी थी ना कि ये नाइट्रोजन बेस क्या लिखा हुआ है? 3.3 इंटू 10⁹ नाइट्रोजन बेस, ऐसा कुछ था। बेस पेयर BP लिखा हुआ था ना लास्ट में, हम उसी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है भाई?
हम उसी की बात करने हैं। तो हमारे पास टॉपिक है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डाल दिया क्या सब लोग? चलो सबसे पहले बात करें हम लोग, अगर ह्यूमन जीनोम की बात करें, है ना भाई, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझना जरा। हम लोग बात करें, अगर हम लोग ह्यूमन जीनोम की बात करें तो ह्यूमन जीनोम में टोटल कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। नाइट्रोजन बेस पेयर क्या होता है ये सब अभी अपन बात करेंगे, समझना जरा। देखना, हमने तुमको 4 तरह के नाइट्रोजन बेस बताए थे, बराबर। हमारे पास कितने तरह का नाइट्रोजन बेस था? 4। जैसे कि हमारे डीएनए की बात करें तो हमारा डीएनए जो होता है ना वो 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है भैया? 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। वापस से बोलना, कितना मीटर लॉन्ग होता है? 2.2 मीटर लंबा होता है। अरे क्लियर है क्या? तो ये भैया कितना लंबा होता है? 2.2 मीटर लंबा होता है। क्लियर है भाई? तो ये 2.2 मीटर, और इसमें भैया टोटल हमारा जो ह्यूमन जीनोम होता है, वापस बोलना, हमारा जो ह्यूमन जीनोम होता है इसमें जो टोटल बेस पेयर होते हैं वो होते हैं 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। कितने होते हैं भैया? 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। अरे कम है कि ज्यादा है? अबे ये कम है कि ज्यादा है? अबे ये बहुत ज्यादा है। अबे 10 की पावर 9 है भाई, है। तुमको 3 अगर इधर ला दो तो ये तुमको 8 को 0 बैठाना पड़ेगा, और उतना बेस पेयर है भाई हमारे अंदर, बहुत ज्यादा है। क्लियर भाई? इतना तुम गिन भी नहीं सकते। चलो आ जाओ, तो हम लोग बात करें कि भैया लगातार इस तरह से इसमें नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे, और हमारे पास नाइट्रोजन बेस डीएनए में होता क्या तरह का है? सिर्फ 4 तरह का, ATGC, याद है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अरे ये था एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, 4 थे ना भाई हमारे। अरे यही 4 था ना भाई। तो हमारे पास कैसे होगा? जैसे कि ये हमारा डीएनए का सेगमेंट है, तो इस पे कैसे अरेंज होगा? AATCGATACGAT, इस तरह से कुछ भी अरेंज होगा। अरे मानता या नहीं मानता भैया? क्या कि हमारे पास टोटल 4 ही नाइट्रोजन बेस पेयर है ना भाई। हमारे पास टोटल कितने नाइट्रोजन बेस पेयर है? 4। और उसी चारों को ना अरेंज करना है इस पूरे पे, तो कहीं भी कोई भी हो सकता है। तो अभी हो सकता है टी है, तो यहाँ पे देखो टी के बाद ए आया, तो यहाँ पे हो सकता है सी हो, है ना, फिर ए हो, फिर जी हो, फिर टी हो, फिर ए हो, फिर जी हो, फिर सी हो, फिर टी है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है भाई। अरे हो सकता है या नहीं हो सकता? तो भैया इस तरह से हमारा पूरा एक सीक्वेंस होता है हमारे डीएनए के ऊपर। कितने नाइट्रोजन बेस पेयर का? 4 नाइट्रोजन बेस पेयर। कितने नाइट्रोजन बेस पेयर है हमारे पास? 4। कौन कौन सा? ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। कौन कौन सा है हमारे पास? 4 तरह का नाइट्रोजन बेस है। कौन कौन सा बोलो जरा? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। वापस से बोलो, कितने तरह के नाइट्रोजन बेस है अभी हमारे पास? 4 तरह के। कौन कौन से? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। वापस सुनना, ये है हमारे पास एडेनिन, फिर हमारे पास थाइमिन, फिर हमारे पास ग्वानिन, और फिर हमारे पास साइटोसिन। ठीक है भाई? हमारे पास ये 4 तरह के नाइट्रोजन बेस पेयर हैं। कौन कौन से भैया? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। बोलो जरा, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, ग्वानिन, ग्वानिन। ठीक है भाई? वापस से बोलना जरा, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। वापस से बोलो, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। वापस से बोलो, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। वापस से बोलेंगे, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये हमारे पास टोटल कितने तरह के नाइट्रोजन बेस पेयर है भैया? 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं। हमारे पास 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं। और पूरा हमारे डीएनए पे कितना नाइट्रोजन बेस पेयर होता है भैया? 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर। मतलब यहाँ पे लिख दो नाइट्रोजन बेस पेयर। ठीक है भाई? ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया इतना। तो अब ये जो हमारा ये जो 2.2 मीटर लंबा है, तो इसमें कुछ भी अरेंज है, जैसे AATAGC, फिर AATAGC, AATAGC। अब ऐसा नहीं है कि AATAGC ही रिपीट होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे क्लियर है ना? AATAGC, फिर देखो AATAGC। अब ऐसा हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, अब ये जरूरी नहीं कि भैया ये रिपीट होगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम उसमें आगे बात करेंगे। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि भैया हमारे पास जो 2.2 मीटर लंबा जो हमारे पास डीएनए होता है, उस पर टोटल क्या नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं? 4, और वही अरेंज होते हैं इस पूरे पे।
बराबर। और कोई भी कहीं हो सकता है, ए के बाद टी आ सकता है, हो सकता है एक इससे पहले जी आ जाए, समझ में आ रहा है? कहीं भी कुछ भी आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ए टी ए ऐसा कुछ भी करके ए टी 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 जी 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 कुछ भी हो सकता है, बराबर है क्या? मतलब कुछ भी पॉसिबल है, समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नहीं बेटा तुम ए के बाद तुम टी ए डालोगे और टी के बाद साले तुम जी ए डालोगे, नहीं तो मार के मुंह फुला देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसको सीधे तुम क्या बोलोगे ए, इसको क्या बोलोगे टी, इसको क्या बोलोगे जी, इसको क्या बोलोगे सी। तो हमारे पास कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस हो गया? ए टी जी सी। कौन कौन सा हुआ? ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी। ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थाइमीन, जी में समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से। तो हमारे में टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हैं भाई? हमारे पूरे नाइट्रोजन बेस डीएनए के अंदर 4 ही होता है, ठीक है भाई। लेकिन हमारे पूरे बॉडी में नाइट्रोजन बेस पेयर कितने हैं पूरे डीएनए में, है ना भाई? पूरे हमारे जीनोम में, हमारे पूरे के जीनोम में, अरे धरती पे सिर्फ 4 तरह का नाइट्रोजन बेस पेयर है, समझ में आ रहा है क्या? धरती पे सिर्फ 4 तरह, भाई होता 5 तरह का है भाई, वापस से बोल रहा हूँ भाई, होता 5 तरह का है। वो हम बाद में बात करेंगे पांचवा कौन है ना? पांचवा एक होता है यूरासिल, है ना? उसकी बात हम बाद में करेंगे। अगर यूरासिल होगा तो भैया उसको सिंपल यू से रिप्रेजेंट करोगे ना भाई, तो ये हमारा हो जाएगा ए टी जी सी यू, है ना भाई? और ये हमारे पांचवे की जरूरत नहीं। हमारा जब डीएनए होता है ना भैया, तो डीएनए में 4 ही जरूरत होती है। कौन कौन सा? ए टी जी सी, चाहे किसी का भी डीएनए उठा लो। और जब आरएनए होता है तो वहां भी 4 ही चाहिए। तो वहां पे अगर यू आएगा तो इन में से कोई जाएगा, अरे है ना? तो यहाँ पे थाइमीन की जगह पे कौन लगता है? यूरासिल लगता है। आरएनए में थाइमीन की जगह पे कौन होता है? यूरासिल होता है। समझ में आ रहा है क्या? थाइमीन जहां जहां रहेगा वहां वहां आरएनए में क्या रहेगा? यूरासिल। और जहां जहां यूरासिल रहेगा आरएनए के अंदर, उसके डीएनए में वहां वहां क्या रहेगा? थाइमीन रहेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? यहां तक क्लियर है क्या? बोलो जल्दी। अरे यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई बात नहीं आई? तो हम लोग ह्यूमन जीनोम की बात करें तो हमारे ह्यूमन जीनोम में, हमारे ह्यूमन जीनोम में बात करें तो हमारे ह्यूमन जीनोम में टोटल कितने नाइट्रोजन बेस पेयर हैं? अभी 3.3 इंटू 10 की पावर 9 नाइट्रोजन बेस पेयर हैं हमारे अंदर। कितना भैया? 3.3 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा वो जो है ना, जैसे देखना, हम बोले कि भैया मेरे पास 500 रुपया है, अरे हम बोले 500 रुपया है और मेरे पास 100 का नोट है, तो 100 का नोट कै गो होगा बे? 5 को। अगर वही हम बोले 5000 है तो 100 का नोट कै गो होगा? 50 गो। अरे है ना? तो क्या 100 के नोट में चेंज आ रहा है क्या, कि उसके नंबर में चेंज आ रहा है ना? 100 के नोट के नंबर में चेंज आ रहा है। तो नाइट्रोजन बेस टोटल हमारे पास कितने भैया? 4 है। लेकिन हमारे जीनोम में टोटल नाइट्रोजन बेस पेयर कितने हैं भाई? 3.3। तो वो क्या होगा? बस अरेंज हो जाएगा लाइन से। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? अरे यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब ऐसा नहीं ना सोच रहा था जब 4 गो नाइट्रोजन बेस है अपने पास तो सर इन्ना घिवरा लहसुन काहे कर रहे हो? अरे ऐसा नहीं ना मन कर रहा है बे, है ना? ऐसा मन करने पे हम चपलिया उपलिया देते हैं, है कि नहीं भाई? सीधा सीधा बात है कि नहीं भाई? सीधा सीधा बात। आया कि नहीं आया? नहीं नहीं, पिटा के ही मानेंगे, हैं? नहीं सोच के आए थे ना बचपन से कि जब तक पिटाएंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। चलो आ जाओ। तो यहां तक समझ में आया क्या? अरे यहां तक समझ में आया क्या? तो हम लोग ह्यूमन जीनोम की बात करें तो ह्यूमन जीनोम में टोटल कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं? 3.3, फिर 4। ह्यूमन जीनोम बोल रहा हूं भाई, नाइट्रोजन बेस कितने हैं? 4। लेकिन नाइट्रोजन मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे पास 4 है, नाइट्रोजन बेस जो है हमारे पास 4 है। लेकिन जो ह्यूमन जीनोम में टोटल कितने हैं? टोटल कितना है? 3.3 इंटू 10 की पावर 9, है ना? ह्यूमन जीनोम के अंदर टोटल 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है। क्लियर भाई? जबकि धरती पे टोटल नाइट्रोजन बेस पेयर कितना है? 4। तो वही 4 बार बार अरेंज होके 3.3 बनाया होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? तो ये बात है हमारी। अरे क्लियर है भाई? तो यहाँ पे समझना जरा। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अभी देखना, अगर हम लोग ह्यूमन जीनोम की बात करें, अगर मेरा जीनोम जो है ना, अगर इसके जीनोम से मिला लिया जाए या फिर इसके जीनोम से मिला लिया जाए तो मेरा जीनोम इसके जीनोम से 99.9% मैच कर जाएगा। जो मेरा जो जीनोम होगा ना भाई, मेरा जो डीएनए है वो इसके डीएनए से लगभग 99.9% मैच कर जाता है। कितना मैच करेगा भैया? 99.9% इसके डीएनए से मेरा डीएनए मैच कर जाएगा। अगर दिवाकर से मिला दो तो उससे भी 99.9% मैच कर जाएगा, इससे मिला दो तो इससे भी क्या मिल जाएगा? 99.9% मैच कर जाएगा। मतलब हम लोगों का जो एक दूसरे का जो डीएनए है वो कितना परसेंट मैच कर जाता है भैया?
99.9% हर एक का डीएनए सेम होता है। अगर कोई इंसान है तो इंसान का जितना भी इंसान है धरती पे, अभी इंडियन को तुम अमेरिकन से कंपेयर कर दो, इंडियन को किससे कंपेयर कर दो? अमेरिकन से। तो भैया इंडिया और अमेरिकन को कंपेयर करो तो वहां भी उसका जीनोम और हमारा जीनोम 99.9% सेम होगा। ये लगभग की बात नहीं है भैया, ये एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट डाटा। बताओ एकदम 0.1% में चेंज है क्या? देखो 0.1% की वजह से हम मोटे लंबे हैं, ये देखो बंठा है पतला है ना, वो देखो गोरा है, ये देखो अलगे दुनिया में जी रहा है। अरे है कि नहीं भाई? तो सिर्फ 0.1% के चेंज से, अब तुम सोचो 0.1% का चेंज कितना खतरनाक हो सकता है। अरे समझ में आ रहा है? अरे तुम सोचो एक सिंगल नाइट्रोजन बेस का जो डिफरेंस हो गया था ना, कब? सिकल सेल एनीमिया में सिर्फ एक ही ना चेंज हुआ था। अरे सिर्फ एक ही ना नाइट्रोजन बेस चेंज हो गया था। अरे हुआ था कि नहीं हुआ था भाई? और बस उसी वजह से क्या हो गया था, है ना, बन गया था हमारा सिकल सेल। बस सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस की वजह से साले को मरना पड़ा था एनीमिया कंडीशन से। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम सोच लो हमारे पास फिर भी चेंज कितना है? 0.1% का भैया। 0.1% तो बहुत हो गया, नहीं समझ में आए? तो हम लोग बात करें ह्यूमन जीनोम डालना, हम लोग प्रिंसिपल जो पढ़ रहे हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसमें डालना ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम। और ह्यूमन जीनोम में लिखेंगे कितना परसेंट ह्यूमन जीनोम हम लोगों का सेम होता है। लगभग बोलो जल्दी, हम लोगों का ह्यूमन जीनोम लगभग कितना परसेंट सेम होता है ना? 99.9% ह्यूमन जीनोम जो है वो हमारा सेम होता है। क्लियर? अच्छा आज क्या किया जाएगा, वो तुम्हारा जो जीन एक्सप्रेशन का अभी तक का जितना भी लेक्चर हुआ था उस सारे लेक्चर को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है भाई? और उसको फिर से वापस से अपलोड कर दिया जाएगा, कंप्लीट जीन एक्सप्रेशन। समझ में? और ये डीएनए प्रोफाइलिंग जो है ना वो अलग से डालेंगे अपन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कोई दिक्कत भाई यहां तक? अरे कोई दिक्कत नहीं ना भाई? तो इस तरह से अपन डीएनए को अलग से डालेंगे, या फिर इसको भी डाल दे क्या उसी में? क्योंकि जीन एक्सप्रेशन के बाद ही ये टॉपिक है ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इसको भी उसी में डाल देते हैं, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग से डालेंगे, है ना? इसको अलग से वीडियो डालेंगे, ठीक है भाई? तो ये देखना। तो हमारे पास क्या है? ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम की बात करें तो हमारा ह्यूमन जीनोम लगभग कितना परसेंट सेम होता है ना? तो लिखेंगे अबाउट 99.9%, यहां पे लिखना अबाउट 99.9%, about 99.9% DNA is same in all human. About 99.9% DNA is same in all human. In all human. कोई दिक्कत यहां तक? अरे कोई दिक्कत है क्या यहां तक? चलो इसके बाद हम लोग बात करें यहां पे अगर डिफर होता है तो सिर्फ कितना परसेंट में डिफर होता है? तो तुम अगला पॉइंट क्या लिख सकते हो? ओनली कैन 0.1% डिफर ओनली, मतलब सिर्फ डिफरेंस कितने परसेंट का है? 0.1% का डिफरेंस है। सिर्फ डिफरेंस कितने परसेंट का भैया? 0.1% का डिफरेंसेस है। तो लिखेंगे ओनली 0.1% डीएनए डिफर्स, ओनली 0.1% DNA differs, only 0.1% DNA differs, है ना? डिफर होता है, बराबर, सिर्फ 0.1% डिफरेंट होता है। क्लियर है भाई? अरे है ना भाई? अच्छा बताओ ह्यूमन जीनोम में टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर, है ना? तो हमारे पास टोटल जो है वो कितने हैं हमारे पास, बोलो जरा? 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है। एनसीईआरटी में देखा था भाई? अरे ना हमारे पास टोटल है 3.3 होता है भाई, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, 3.3 दिया हुआ है। कल ही तो मैं देखा हूं 3.3 था भाई, मेरे 3.3 ही होता है, अपडेट से कोई मतलब नहीं अपने को। हाँ उससे कोई मतलब नहीं भैया, मैं जो बता रहा हूँ ना वही समझो, है ना? 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, ठीक है भाई? मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ठीक है? चलो आ जाओ। एनसीईआरटी जो है ना तुम्हारे लिए और आसान करते जा रहा है डाटा को, पर डाटा आसान करने से कुछ नहीं होगा।
एग्जाम में जब आएगा तो तुमको 3.3 ही टिक करना पड़ेगा, और ऐसा कभी नहीं होगा 3.3 के साथ तुमको 3 दे दे, और अगर दे भी दिया तो तुमको 3.3 ही टिक करना है भैया, है ना। पिछले 10 साल के एनसीईआरटी में उठा के देख लो, यही दिया हुआ है 3.3, है ना। कुछ एनसीईआरटी में चेंज कर दिया होगा, ऐसा नहीं है, बराबर है क्या, या हो सकता है वहां पे उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक होगा किसी किसी एनसीईआरटी में। आ जाओ इधर, 3.3 ही होता है। चलो बार बार बोल रहा हूँ 3.3, तो हम लोग कितना होता है भैया यहाँ पे देखो, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं टोटल। टोटल बेस पेयर कितना है हमारे पास, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, और हमारे पास डिफरेंट के केवल कितना है 0.1%। चेक करें क्या, तो 0.1% के हिसाब से कितना आना चाहिए, चेक कर ले क्या। ये क्या कर रहे थे तुम, चलो देखना, अगर 0.1% के हिसाब से परसेंटेज निकालो तो 0.1 अपॉन 100 कर दोगे तो परसेंटेज हट गया क्या, और कितना का 0.1% डिफर है, इतना का 0.1% डिफर है ना भाई। तो ये वाला गया तो नीचे एक और जीरो आ गया, तो ये वाला हो जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर 9। अरे सही है, ये देखो 3 जीरो है तो इससे 3 जीरो चला गया तो 10 की पावर 6, तो ये लगभग 3 पर 5 को जीरो होगा कि नहीं होगा, अरे होगा, देख लो लगभग 33 लाख, वापस से सुनना, लगभग 33 लाख नाइट्रोजन बेस पेयर जो है वो अलग है हम दोनों में। अरे क्लियर है भाई, अरे क्लियर है क्या, किसी दो इंसान के बीच में लगभग, या फिर सारे इंसान के बीच में कितना बेस पेयर अलग है, मेरे और प्रियंशु में कितना बेस पेयर अलग है भैया, 33 लाख बेस पेयर अलग है। क्लियर भाई, उसके में 33 लाख बेस पेयर, मतलब हमसे 33 लाख बेस पेयर। अब तुम सोचो डिफरेंस सिर्फ कितने का था भाई, अब गलती से अगर 4% डिफरेंस होता तब क्या होता भाई, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा आता कि नहीं आता। अबे 0.1% में इतना डिफर है तो सोचो 4% में कितना डिफर होता। अब सोचो अगर 50% डिफरेंस हो जाता तब कितना होता, समझ पा रहे हो भाई, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, फिर बहुत ज्यादा हो जाता, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा। बताओ 33 लाख नाइट्रोजन बेस पेयर का सीक्वेंस मेरा और तुम्हारा अलग होना, क्या ये बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है ना। मेरा सीक्वेंस तुम्हारे सीक्वेंस से अगर अलग है, मेरा नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस अगर तुम, जैसे कि मान लो मेरा ये डीएनए है, बराबर है क्या, और मेरे में है AATAGC, मान लो ये हमारे पास है, क्या है हमारे पास AATAGC, और हम बोल रहे हैं ना ये मेरे में बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, AATAGC AATAGC, कोई डिफरेंस नहीं है, देखो कहीं जगह छोड़ रहा हूं क्या, है ना, लगातार लिख रहा हूं, कोई स्पेस नहीं होता इसके बीच में, है ना, AATAGC AATAGC, इस तरह से लिख रहा हूं ना भैया, अरे इस तरह से लिख रहा हूं ना भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या प्रियांशु का जो डीएनए होगा वो जरूरी है क्या कि यही AATAGC ही हो, उसके में ऐसा हो सकता है क्या AAATAG हो सकता है, फिर हो सकता है AAATAG AAATAG, अरे इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा ना भाई, अरे समझ में आ रहा है, मतलब बस नाइट्रोजन बेस का जो है ना वहां पे सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ये वाला जो डाटा अगर एक बार रिपीट हो गया तो यही बार बार रिपीट होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, वहां पे भी चेंज हो सकता है, मतलब पर क्रोमोसोम चेंज हो जाएगा, पर क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है। अरे आया नहीं आया भाई, अरे यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अरे नहीं आ रही है तो बोलो। जैसे ये हमारा AATAGC हुआ, फिर देखो AATAGC हुआ, फिर देखो AATAGC हुआ, फिर देखो AATAGC हुआ, फिर देखो AATAGC हुआ, अरे हो रहा है ना लगातार। अबे आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, अबे कोई मजाक मस्ती वाली बात नहीं भाई, अगर नहीं आ रहा है तो बताओ, अगर कोई तकलीफ है यहाँ तक तो बताएंगे भाई, कोई तकलीफ नहीं, पक्की बात फिक्स है, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। चलो इधर देखो, तो हम लोग बोले कि भैया जो हमारे में डिफरेंस होता है, वापस सुनना, हमारे में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ कितना परसेंट का होता है, 0.1% का डिफरेंस होता है, और इस 0.1% के अंदर लगभग 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर अलग हो जाते हैं हमारे, सही बोल रहा हूं क्या, है ना, सिर्फ 0.1% डिफर है तो लगभग कितना नाइट्रोजन बेस पेयर अलग है हमारा, हमारा और तुम्हारा, बोलो भैया कितना है भैया, 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर डिफर हैं मेरे में और तुम्हारे में। तो यहाँ पे बीपी का मतलब क्या भैया, बेस पेयर क्या है, डिफर हैं, इतने बेस पेयर हमारे और तुम्हारे में अलग अलग है, हमारे और तुम्हारे में इतने बेस पेयर अलग अलग हैं, वापस से बोल रहा हूं, हमारे और तुम्हारे में इतना बेस पेयर अलग अलग है,
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। अरे यहां तक अगर कोई भी तकलीफ है तो बोलेंगे। पक्की बात? इसको मिटा दे। हाँ इसको लिखना है इधर, ये वाला इसको नहीं ना लिखना है। परसेंटेज तो तुम बाद में भी निकाल लोगे ना। चलो, तो लगभग कितना कितना नाइट्रोजन बेस अलग है हमारे से? हम लोग में कितना नाइट्रोजन बेस पेयर डिफर है भाई? है ना, 3.3 इंटू 10⁶ बेस पेयर अलग है। बहुत ज्यादा है नहीं ये? अरे बहुत ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा है। अगर तुम गलती से खाली 0.3.0 मान लो, जैसे ये बोला ना कि 3 बेस पेयर है, भैया तुम 3 बेस पेयर कर देगा ना तो कैलकुलेट करेगा तो 30 लाख आएगा, और 3.3 मानेगा तो 33 लाख आएगा। अब 3 लाख का डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं होता है कि उसको अप्रोक्सीमेट 3 मान लो। समझ में आया क्या? अब 3 लाख का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तुम उसको अप्रोक्सीमेट 0 नहीं मान सकते भाई। अरे क्लियर है भाई? इसीलिए अपन उसको नहीं माने। यहां तक समझ में आई या और गई सारी बातें? पक्की बात? अरे बोलो, यहां तक कोई तकलीफ है क्या? चलो, अब हम लोग डीएनए की बात करते हैं कि हम लोग आखिर डीएनए टेस्ट में करते क्या है। तुमको ऐसा लगता होगा कि जिससे डीएनए जब टेस्ट करते होंगे तो हमारा जीन किसी अपने मेरे बच्चे से मिल जाता होगा, कहते रे रे हमरे बेटवा है कि नहीं, नहीं मिला तो रे पड़ोसी का बेटा है कि नहीं रे, ऐसा ही ना है ना? देख लो, समझना जरा। एक बात बताओ, क्या पूरे धरती पे केवल अकेला मैं ही हूं क्या जिसका हाइट अच्छा है, या मेरे इतना हाइट सिर्फ मेरा ही है क्या? मतलब पूरी धरती पर ऐसा कोई नहीं होगा जिसका हाइट एग्जैक्ट मेरे जैसा हो? अरे होगा ना। और तुम भैया जेनेटिक्स पढ़ चुका है, इसका मतलब जो अलील मेरे में होगा वही अलील उसके में भी होगा, तभी ना एग्जैक्ट हाइट बराबर हुआ है मेरा, है ना? क्या जितनी इंटेलिजेंसी मेरी है, क्या उतनी ही सेम इंटेलिजेंसी किसी की हो सकती है? नहीं हो सकती? अरे हो सकती नहीं भैया, एग्जैक्ट सेम इंटेलिजेंसी हो, एकदम बराबर हो आईक्यू लेवल। अरे समझ में आ रहा है क्या? एग्जैक्ट आईक्यू, जितना चीज मेरे को मालूम है उतना ही चीज उसको भी मालूम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इतना ही उम्र उसका भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उतन मतलब हम लोग बोले कि इंटेलिजेंसी का जीन जितना मेरे में है उतना ही उसके में है, तो मेरे जीन में और उसके जीन में क्या अंतर है भाई? अबे जीन तो जीन है ना भाई। अरे तुम सोचो, एक जीन का सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस अलग किए थे तो सिकल सेल एनीमिया कंडीशन आ गया था, आया था ना डिजीज? अबे कौन सा डिजीज आ गया था? सिकल सेल एनीमिया आया था कि नहीं आया था? है ना, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे बस वैलिन लग गया था, याद है? अरे अमाइनो एसिड बदल गया था ना, तो बस एक नाइट्रोजन बेस की वजह से अमाइनो एसिड चेंज हो गया, और हम बोल रहे हैं कि मेरा जीन तुम किसी और से अलग कर दो। ऐसा पॉसिबल है क्या? अबे जब मैं बोल रहा हूं कि धरती पे अगर ब्लड की बात करें, अगर ब्लड की बात करें तो भैया ब्लड वाला जीन जो है ना वो तीन को है, आई, आईबी और आईओ। अरे यही तीन है, तो किसी कीमत पे पॉसिबल कि मेरा ए ब्लड ग्रुप तुम्हारे से नहीं मिले? अरे मेरा जो ए एंटीजन है वो तुम्हारे एंटीजन से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे वो मिलेगा ना भैया, वो जीन थोड़ी अलग हो जाएगा। वो जीन चाहे कितनों इंसान में हो, जीन अलग नहीं होगा। हाँ बोलो अब क्या? अमाइनो एसिड है, हाँ। हाँ तो वही ना, सिर्फ एक डिलीशन की वजह से पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो गया, और उस अमाइनो एसिड के चेंज होने से प्रोटीन चेंज हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो वही चेंज था उसका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे समझना जरा। तो हम लोग वापस से क्या बोल रहे हैं, जैसे कि मान लो कि जैसे ये हमारे पास ये डीएनए सेगमेंट है, ठीक है भाई। ये हमारे क्या एक 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए सेगमेंट, ये 2.2 मीटर नहीं हुआ भाई, है वापस से देख लो भाई। ये 2 पॉइंट, अबे यहां से लेके वहां तक का जो लंबाई है पूरे बोर्ड का वो लगभग 8 फीट है। कितना भैया? 8 फीट से थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। 1 मीटर में कितना होता है? लगभग 3.5 फीट के करीब में होता है। 3.5 फीट के करीब में होता है 1 मीटर, बराबर। अगर तुम कैलकुलेट करो तो लगभग 7 फीट लंबा। अरे हुआ ना, लगभग अप्रोक्सीमेट। और 7 फीट अगर लंबा हुआ 2 मीटर, और उससे 2.2 मतलब लगभग हो गया थोड़ा सा बड़ा, 8 फीट के करीब में आ गया। और 8 फीट लंबा है हमारे पास, और उतना बड़ा डीएनए हमारे इतने छोटे सेल में एडजस्टेड है जो मेरे को दिख भी नहीं सकता है। अरे बताया था इसका पूरा रीजन कि भैया वो उसका पूरी बाइंडिंग होती है किसके ऊपर? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। अरे बोला था। और जो को सोलिनॉइड बनता है तब हम उसको एक न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अरे याद है या भूल गए भाई? और बोला था कि भैया जो हिस्टोन होता है उसके ऊपर भैया जो सोलिनॉइड होता है, जो सोलिनॉइड होता है उसके ऊपर वो 2.25 राउंड मारता है। अरे बोला था 2.25 राउंड उसके ऊपर मारता है। अरे था। और उसमें टोटल ऑक्टामर बना रहा था, ऑक्टामर बन रहा था, ऑक्टामर। मतलब हिस्टोन कौन कौन थे? H1 हिस्टोन, H1
H1A H1B फिर H2 H3। अरे था भाई। तो इस तरह से टोटल कितने हिस्टोन थे अपने पास? 4। अरे याद है भाई हिस्टोन प्रोटीन कितने थे भाई हमारे पास? 4। H1A H2 H1B फिर H2 एंड H3। अरे था ना भाई। तो इस तरह से थे। अरे क्लियर है भाई? अरे है ना भाई? तो हमारा ऑक्टामर बना था। अरे याद है ना भाई? तो हम लोग बोले कि भैया ये जो हमारा डीएनए सेगमेंट है वो लगभग 2.2 मीटर लंबा है। कितना है भैया? ये 2.2 मीटर लंबा है। और हम लोग बोल दे कि भैया यहाँ पे जीन होगा, फिर यहाँ पे जीन होगा, फिर यहाँ पे जीन होगा, फिर यहाँ पे जीन होगा, हो सकता है यहाँ पे जीन हो, फिर हो सकता है यहाँ पे जीन हो, फिर हो सकता है यहाँ पे जीन हो। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो हमारे पूरे डीएनए पे वापस से चेक करना भैया, हमारे पूरे डीएनए पे जीन ज्यादा है कि फालतू का मटेरियल ज्यादा है? अबे देखो फालतू का मटेरियल इतना 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 इतना। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो भैया फालतू का मटेरियल ज्यादा है और हमारे अंदर जीन कम है। तो बताओ अगर कभी म्यूटेशन हुआ तो फालतू मटेरियल पे म्यूटेशन होना ज्यादा पॉसिबल है कि जीने पे म्यूटेशन हो जाए? ये पॉसिबल है। अबे यार तुम सोचो जरा, है सिंपल सी बात करो। मान लो कि अगर हम मान लो मेरा किसी के साथ लड़ाई है, सिंपल बात है, मेरा किसी के साथ लड़ाई है और जब चल रहे हैं ना भाई तो एक साथ 500 लोगों को लेके चल रहे हैं। कितना लोगों को लेके चल रहे हैं? 500। छोटा मोटा कोई ग्रेनाइट मेरे ऊपर मार दे तो ये जरूरी है क्या कि साला हम ही सल्टे? अबे हम एक अकेले हैं जिसका झगड़ा है और हम चल रहे हैं किसके साथ? 500 के साथ। तो मरने का चांस किसका ज्यादा है? अबे लोगों का। मेरे मरने का चांस कम है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया जब म्यूटेशन होगा तो इसी बोलेगा नहीं भैया म्यूटेशन हुआ, साले हम यही वाले रीजन पे हो उन्हें तो ना ये हो, ऐसा कुछ बोल रहा होगा क्या? है ऐसा कुछ बोल रहा होगा क्या? तो भैया हम लोग बोले भैया जब म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन रैंडम होगा? हो सकता है कि इस रीजन में म्यूटेशन हो जाए, अरे हो सकता है कि उस रीजन में म्यूटेशन हो जाए, लेकिन मैक्सिमम म्यूटेशन का चांस कहां रहेगा? जहां पे जगह ज्यादा है। देखो नहीं इतना है, देखो इतना है, देखो इतना है, अरे इतना है। अरे है ना भाई? अरे समझ में आ रहा है? मतलब हमारा जो डीएनए है उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है ना वो फालतू का मटेरियल होता है। सही बात गलत बात? अरे बोलो। हमारा जो डीएनए होता है उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो क्या होता है भैया? फालतू का मटेरियल होता है, सिर्फ फालतू मटेरियल होता है। देख लो हमारे पूरे, जैसे ये हमारा एक डीएनए का सेगमेंट है तो हम बोल रहे भैया यहाँ जीन है, यहाँ जीन है, ये जीन है, ये जीन है, बाकी सब फालतू। अब जो छोटा बनाया हूं ना, ये वाला छोटा बनाया हूं, इसका मतलब ये नहीं समझना कि 2 नाइट्रोजन बेस पेयर होगा। अभी इसके अंदर भी 500 नाइट्रोजन बेस पेयर होगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? छोटा का मतलब हित्ती वर्ग ऐसा हम दिखाए नाइट्रोजन बेस पेयर आंखों से नहीं दिखता भैया। अरे क्लियर है भाई? तो इसके अंदर भी 500 होगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत बड़ा है जीन, अपने आप में बोलता होगा सलाम सबसे बड़ा जीन है कि नहीं भाई? लेकिन दिख हम लोग को नहीं रहा है। अरे आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है? अरे बोलो मियाँ, यहां तक क्लियर है क्या? अरे यहां तक क्लियर है क्या? तो हमारा जो पूरा डीएनए होता है 2.2 मीटर लंबा, वापस से बोल रहा हूं, हमारा जो पूरा डीएनए होता है 2.2 मीटर लंबा, उसमें जगह जगह पे क्या होते हैं? जीन होते हैं, और बाकी जगह क्या होता है? फालतू का मटेरियल। क्या होता है भैया? फालतू का मटेरियल होता है। जैसे कि मान लो कि ये हमारा वाई क्रोमोसोम है, जैसे मान लो ये हमारा क्या भैया? वाई क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम पे एसआरवाई जीन होगा कि नहीं होगा? अबे सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम होगा कि नहीं होगा? एसआरवाई जीन जो कि टेस्टिस बनाने में हेल्प करेगा। तो बताओ 14 बेस पेयर का होगा। तो ये हो सकता है 14 बेस ऐसा हो, TAT GUA GUA CAG, है ना? क्या हुआ? 3 3 6 3 9। फिर देखो अगला बोलो, अगला GACAG 12 और AC, तो देखो 14। क्या ये 14 नाइट्रोजन बेस पेयर है क्या? अरे क्या ये 14 नाइट्रोजन बेस पेयर है क्या? तो बोल रहे हैं ये 14 को इसमें फिट है, तो बोलो एक जीन है कि नहीं है? अब भैया ये वाला हमारा फालतू का मटेरियल है। तो जब अल्ट्रावायलेट रेज गिरेगा, हम लोग बोले जब एक्सरेज गिरेगा या गामा रेज गिरेगा, और जब म्यूटेशन होना होगा तो ये जरूरी है कि म्यूटेशन इसी रीजन पे होगा। क्या इस रीजन और इस रीजन पे होने का चांस ज्यादा है या नहीं है? तो जब फालतू का मटेरियल ज्यादा है, फालतू का लोग ज्यादा था, तो उसके मरने का चांस ज्यादा था, मेरे मरने का चांस कम था। अरे यार कोई भी जब अमीर आदमी चलता है तो उसके साथ इतना सिक्योरिटी और इतना सारा गाड़ी क्या चलता है भाई? अभी एक अंबानी को देखो भैया, जब चलता है किसी दूसरे शहर में जाता है तो 200 गाड़ी का लाइन लगा रहता है भाई। तो क्या जरूरी है भैया? ये गाड़ी में ही पेट्रोल डलवाओ और निकल लो, लेकिन मरने का चांस ज्यादा होगा कि कम होगा? अबे अगर अकेला गाड़ी रहेगा तो ज्यादा हो। अब 200 गाड़ी है, सब में काला शीशा चढ़ा हुआ है, पत्ते नहीं है कि कौन किसमें है, मारो कितना मारोगे? मार लो भाई। तो भी आप फालतू आदमी के मरने का चांस ज्यादा है कि अंबानी के मरने का चांस ज्यादा है? समझ में आ रहा है क्या? तो फालतू आदमी के मरने का चांस ज्यादा हो जाएगा।
तो सिक्योरिटी रीजन पे बहुत से सारा गाड़ी लगा देता है, ले बेटा ले, मार, आ जाओ, है कि नहीं रे? हाँ, तो समझ में आ रहा है क्या? समझ में नहीं आएगा भैया वो किस में। वैसे ही यहाँ पे ना भैया ये रेज को ना समझ में नहीं आएगा, साला जिनवा के नहीं है, खोजे रह जाएगा। जिनवा खोजने के चक्कर में दूसरी जगह म्यूटेशन कर देगा, और दूसरी जगह म्यूटेशन कर दो, साले घियोड़ा फर्क पड़ता है हमारा, नहीं समझ में आए? दूसरे जगह म्यूटेशन कर दो, हमारा घियोड़ा फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ये ओरिजिनली कोई यहां से लेके यहां तक कोई जीने नहीं है ना भाई, अबे यहां से लेके यहां तक तो कोई जीने नहीं है, तो उसमें तो फर्क पड़ेगा नहीं। अब बताओ, अभी एक मेल है तो क्या मेरा एसआरवाई जीन क्या इसके एसआरवाई जीन से मिल रहा होगा क्या? अभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरा टेस्टिस माशाल्लाह सुभान अल्लाह इसका टेस्टिस कचरा का होगा, नहीं ना रे? अभी ऐसा कंडीशन नहीं ना होगा भाई। अबे टेस्टिस तो टेस्टिस है भाई, अगर टेस्टिस बन रहा है तो सारा जीन वही इन्वॉल्व होगा जो टेस्टिस बना रहा होगा। तो अगर हमारे में और इसके में कंपेयर कर लिया जाए तो टेस्टिस सेम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अरे टेस्टिस वाला जीन सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर टेस्टिस वाला जीन अगर सेम मिल गया तो इसका मतलब हम बोलेंगे रे बेटा हम तो 100% सेम है, नहीं ऐसा बोल देंगे ना? अरे नहीं भाई, हम ऐसा नहीं बोल सकते भैया, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है कि भैया ये जो फालतू मटेरियल है ये हमारा अलग हो। अरे है कि नहीं है? हमारा जो ये फालतू वाला मटेरियल है ये हमारा अलग हो। अरे क्लियर है या नहीं है? अब जैसे आंख बनाने वाला जीन है तो किसी का आंख छोटा छोटा होता है, किसी का आंख बड़ा बड़ा होता है ना भाई? तो जीन में चेंज है। अगर मान लो दुन्नू का आंख बराई बराई है, इसका मतलब बोलेगा बेटा हम ही दुन्नू तो हैं, बाकी कुछ थोड़ी है ना? अपना ही जीन सेम है कि नहीं रे? पूरा जीन सेम है, ऐसा हो सकता है क्या किसी किसी कीमत में पॉसिबल? नहीं, पूरा डीएनए सेम किसी कीमत में पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है भाई? अरे आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अरे आई या बात नहीं आई? क्लियर है ना? तो ये बात हो गई। मतलब डीएनए में जीन ज्यादा होता है या फालतू का मटेरियल ज्यादा होता है? हैं? फालतू का मटेरियल ज्यादा होता है। अगर फालतू का मटेरियल ज्यादा है तो बताओ म्यूटेशन होने का चांस किसमें ज्यादा है, फालतू के मटेरियल में कि जीन में? तो फालतू के मटेरियल में म्यूटेशन होने का चांस ज्यादा है। वो हम ऐसे ही, हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब समझना जरा, मैं वापस से क्या बोल रहा हूँ वो समझो। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं, वापस समझना इधर, अरे इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ समझना। मैं बोल रहा हूँ कि भैया हमारा जीन जो है ना, जैसे मान लो कि हमारे में है कैपिटल टी, बराबर? कैपिटल टी का मतलब मेरे को टॉल होना है भाई। अच्छा, टॉल होने का मतलब ऐसा नहीं कैपिटल टी साला टॉल हो गया, एक एक अलील नहीं है, एक वो अलील है, इसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन बेस होगा तब जाके ये वो अलील बन रहा होगा, नहीं समझ में? जैसे ये हमारा क्रोमोजोम है और हम बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे कैपिटल टी जीन प्रेजेंट है, समझ में? मतलब ये अलील प्रेजेंट है, तो भैया इसमें पूरा सीक्वेंस होगा ए टी ए घिउड़ा लहसुन पूरा करके। अरे समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, पूरा सीक्वेंस बनता होगा तब जाके वो एक जीन बनाता होगा, काम करता होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हम पूरे को मिला के क्या बोल रहे हैं? कैपिटल टी बोल दे रहे हैं। तो अगर हम लंबे हैं और मेरे साथ और कोई लंबा है, इसका मतलब हमारे में जो जीन मिल रहा है वही जीन उसके में मिल रहा है, तो जीन तो सेम मिल गया भैया, फिर तो सेम हो गया भैया, डीएनए 100% सेम हो गया फिर तो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा हम क्या जीन को चेक करेंगे क्या? मतलब तुम समझ गया कि जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे ना तो जीन को चेक नहीं करेंगे, सही है क्या? क्योंकि जीन भैया, अबे यार हमरे में भी ए ब्लड ग्रुप है, तुम्हारे में भी ए ब्लड ग्रुप है, तो खून पी लो एक दूसरे का। अबे लिया लेता नहीं लेता भैया? अरे बोल भाई, क्या अपन एक दूसरे का खून पी सकते हैं या नहीं पी सकते भाई? अरे मेरा भी ए ब्लड ग्रुप, तुम्हारा भी ए ब्लड ग्रुप, ले लो आपस में एक्सचेंज कर लो, कोई दिक्कत है क्या? अभी काहे ऐसा हुआ कि हमारा खून तुम्हारे में और तुम्हारा खून हमारे में आराम से ट्रांसफर हो जा रहा है? काहे भैया? अगर सेम ब्लड ग्रुप है तो क्या कि भैया मेरे पे जो एंटीजन है वही एंटीजन तुम्हारे पे, मतलब एग्जैक्टली तुम्हारे में जो जीन है वही जीन हमरे में भी है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब तुम जीन के बेसिस पे किसी कीमत पे दो इंसान के बीच में डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे, सही बात है? कहीं ना कहीं उससे मिल जाएगा भैया। अरे कहीं ना कहीं, अभी कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि मेरा बेटा नहीं है और मेरे साथ रह रहा है तो लंबा नहीं है होगा, और लंबा हो गया तो नहीं था आप ही का बेटा है। कभी ऐसा नहीं देखा क्या मेरे शकल का इंसान कहीं दूसरे जगह नहीं देख पाया होगा क्या आज तक? अबे ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा नहीं लोग बोलते अरे तुम्हारे जैसा इंसान है को देखे थे हम, है ना? मैंने सच में भैया एक डिट्टो इंसान देखा भैया, लगभग सेम। उन दोनों को खड़ा करा दो तो खाली कलर का डिफरेंस है भाई, बाकी दिखता एग्जैक्ट सेम है, पर्सनालिटी भी सेम है, बस कलर डिफरेंस। एकदम कराही के जैसा करिया है, एगो करिया सती का उज्जर है, ठीक है भाई? बस इतने डिफरेंस था, है ना भाई? बस इतना ही डिफरेंस था। समझ में आ रहा है क्या भाई? हम शकल कहाँ भाई? वो भैया कहाँ का है? वो कोटा का था, ये मुजफ्फरपुर के हैं,
दुन्नू को हम जानते हैं भैया। एगो मेरा इकोलॉजी का मास्टर था मोहित चौरसिया, और एगो मेरे मौसा जी हैं रामाशंकर प्रसाद। समझ में? दुन्नू इंटायरली सेम दिखता है भाई, देख लेना दुन्नू को, समझ में आ रहा है? दुन्नू सेम दिखता है, बस एगो का बहुत करिया है, मोहित चौरसिया खतरनाक करिया, ये देखे कैसा ठीक। तो हम लोग बोल रहे हैं भैया वो लगभग सेम। तो हम भैया जब उनको पहला बार देखे ना मोहित चौरसिया, हम बोले अरे तोरा के गजब, मतलब सेम लगभग दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो लगभग सेम दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग बोलते नहीं दुन्नू का जीन सेम है। अबे होगा ना भाई, तबे ना शकल सेम आया है भाई। लेकिन अगर वो दुन्नू का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर दे तो मैच कर जाएगा? अबे कैसे मैच कर जाएगा भैया? अब ऐसा थोड़ी कि उसका बेटा इसका हो जाएगा, इसका बेटा उसका हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हम लोग नहीं बोल देते हैं कई बार अरे वो तुम्हारे जैसे शकल का इंसान देखा मैंने, है ना भाई? तो शकल मिल रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि हमारे में जो जीन चल रहा है वही जीन कहीं और भी चल रहा हो, नहीं है? अरे जब हाइट वाला जीन हमारे साथ साथ बाकी लोगों में हो सकता है, तो हमारे ठीक शकल का जीन किसी दूसरे में कैसे नहीं हो सकता है? अबे जीने ना है जो हमारे डिसाइड किया कि आईब्रो यहाँ होगा, आंख छोटा होगा, नाक पकौड़ा जैसा होगा। अबे ये सब कौन डिसाइड किया है भाई? जीन डिसाइड किया ना भाई। तो क्या ऐसा ही जीन किसी दूसरे में नहीं हो सकता है कि नाक पकौड़ा जैसा हो? अबे हो सकता, जब हमारे खानदान में ऐसा म्यूटेशन हो सकता है तो दुनिया में इतना लोग है, क्या इतना म्यूटेशन हो नहीं सकता है कि सेम दिखा दे? अरे पॉसिबल है या नहीं है? तो ऐसा पॉसिबल। तो क्या तुम कभी जीन के बेसिस पे क्या तुम बता पाओगे कि कौन किसका बेटा है और कौन किसकी बेटी है, चाहे कौन क्राइम किया है कौन क्राइम नहीं किया है? तो हम ये बात कभी कर नहीं पाएंगे। अरे बराबर है क्या? इसलिए हम लोग का जो डीएनए का सेगमेंट होगा, समझना, अच्छा ये वाला जीन हमारा सेम है, लेकिन क्या ये जो फालतू का मटेरियल है, क्या ये फालतू का मटेरियल सेम होगा क्या? अब हम बोलिए रहे कि भैया ये फालतू का मटेरियल है, तो जब फालतू का मटेरियल मेरा और इसका सेम हो सकता है? अबे नहीं होगा भैया, फालतू का मटेरियल है, इसके में जो मन किया कुछ हुआ, हमरे में जो मन हुआ कुछ हुआ। अबे जीन ना इनहेरिट करता है। अच्छा ये फालतू का मटेरियल इनहेरिट करेगा तो इसी के ना खानदान में इनहेरिट करेगा। अब इसका खानदान वाला मेरे में थोड़ी घुस जाएगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है? अरे बोलो रे, अरे क्लियर है क्या? यहां तक समझ में? अगर मान लो कि, समझना जरा, मैं वापस से बोल रहा हूं भैया, ये जो हमारा पूरा डीएनए का सेगमेंट है और हम बोल रहे हैं कि भैया ये ब्लड ग्रुप का जीन है, ये क्या है हमारे पास? ब्लड। तो ये ए ब्लड ग्रुप हमरे में है, तो क्या ए ब्लड ग्रुप किसी दूसरे में नहीं हो सकता है? अरे हो सकता है, पॉसिबल है। मतलब ये वाला तो हमारे में और बाकी लोगों में सेम हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना। लेकिन क्या ये फालतू का मटेरियल भी सेम हो, क्या ये जरूरी है क्या? नहीं भैया, उसमें डिफरेंस होगा और हरदम होगा, एकदम 100% श्योर होगा। अगर मान लो किसी कीमत पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि भैया चलो मेरा ही भाई है, मेरा खुद का भाई है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है, तब तो फालतू का मटेरियल सेम होना चाहिए। क्या कि सेम है ना, बाप से है? अरे सेम से है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे हमारे में है मान लो AATAGC, तो ये मान लो रिपीट हो रहा है 4 बार। कितना बार रिपीट हो रहा है? कितना बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। तो भैया ये AATAGC तो सेम सीक्वेंस मिलेगा हमारे भाई में भी? जरूरी नहीं पर ऐसा हो सकता है। क्लियर भाई? सेम सीक्वेंस मिलेगा AATAGC और ये हो सकता है 4 बार की जगह पे ये 10 बार रिपीट हो जाए। समझ में आ रहा है? कितनी बार रिपीट हो जाए भैया? 10 बार उसी चीज को रिपीट कर दे। तो बताओ क्या लेंथ नहीं बदल जाएगा क्या? अबे इसके फालतू मटेरियल का लेंथ इतना हो जाएगा और इसके फालतू मटेरियल का लेंथ इतना हो जाएगा। अरे बोलो, तो क्या तुम लेंथ के बेसिस पे नहीं बता सकते नहीं ये दोनों सेम नहीं है? अरे बोलो। जबकि उसके अंदर का जो नाइट्रोजन बेस था वो सेम था कि अलग अलग था? अरे उसके अंदर का जो नाइट्रोजन बेस था वो क्या था भैया? सेम था। उसके बावजूद ये इंसान अलग और ये इंसान अलग है या नहीं है? अरे है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया हम लोग बात करें कि जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो तुम जीन को देखोगे या फालतू के मटेरियल को देखोगे? है ना, हम फालतू के मटेरियल को देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, फालतू के मटेरियल को देखने से अच्छा है कि साला यहां से हम काट के निकाल ले जितना फालतू का मटेरियल है ना भाई? जैसे मान लो ये हमारा डीएनए का सेगमेंट है और यहां जीन है और यहां जीन है, तो अगर हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से ये वाला फालतू मटेरियल, ये वाला फालतू मटेरियल और ये वाला फालतू, ये तीनों फालतू मटेरियल यहां से कट के निकल जाए, क्या कर दे? वहां से कट के निकल जाए, तो क्या मेरे को ज्यादा आसानी नहीं होगा क्या स्टडी करने में? नहीं समझ में आया? अरे समझ में आ गया। हम लोग अब इसको ATAGC थोड़ी पढ़ेंगे, अभी इसके अंदर पढ़ने के लिए तो 10-20 करोड़ खर्चा करना पड़ जाएगा, फिर उससे भी ज्यादा भाई। समझ में आ रहेगा?
अब क्या एक वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाना है तो साले को 50 करोड़ रुपया खर्चा कर देंगे हैं? ऐसा करते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब हम उसके अंदर का एटीजीसी घियोना नहीं पढ़ते हैं, हमको बस मालूम होता है कि अच्छा इसका लेंथ मान लो x है, इसका लेंथ y है और इसका लेंथ z है, ठीक है भाई। और ये क्रोमोसोम नंबर कितना है? अरे क्रोमोसोम नंबर कोई भी मान लो, अरे मान लो कि हमारा टोटल क्रोमोसोम का हम कंसीडर कर लिए और टोटल क्रोमोसोम का जो लेंथ आया ना वो इस प्रकार आया, बराबर इस प्रकार हमारा टोटल क्रोमोसोम का लेंथ है, फालतू के मटेरियल का लिए लेंथ है, अरे लेंथ है ना। अगर हम किसी भी तरह इसको, ये हमको दिख नहीं रहा है आंख से, ये हमको दिख नहीं रहा है आंख से, लेकिन अगर किसी भी तरह इसका जो है अगर हम सेम लाइन अगर एक्सरे प्लेट में मंगा दे तो क्या एक्सरे प्लेट दिखेगा या नहीं दिखेगा मेरे को? तो बस हम यही काम करते हैं, ये जो हम फालतू का मटेरियल निकाले हैं ना भैया, इसको हम एक्सरे प्लेट पे रिप्रेजेंट करवा देते हैं, समझ में? अब मेरे डीएनए का एक्सरे प्लेट पे रिप्रेजेंट हो गया, अरे हुआ ना भाई। वैसे ही हमारे बाल बच्चा का भी एक्सरे प्लेट पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जब सेकंड नंबर पे, अब ये पूरा मैच नहीं करेगा, क्यों नहीं मैच करेगा पूरा? क्योंकि भाई मेरा भी है तो उसकी मदर का भी तो है, तो ये पूरा मैच करना पॉसिबल, अरे पूरा मैच किसी कीमत पे नहीं करेगा ये पूरा मैच, लेकिन इसका लगभग 30%, 40% या 50% तक मैच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। हो सकता है ये मेरे जैसा नहीं है, मदर के जैसा, तो ये मेरे जैसा हो, तो एग्जैक्टली मेरे में जो सेकंड नंबर में होगा उसका लेंथ अगर इतना ही होगा तो हमारे बच्चे में भी इतना ही लेंथ होगा। अरे समझ पा रहे हो क्या? अरे समझ पा रहे हो क्या? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मेरा और इसका दोनों का सेम हो जाए, क्योंकि उसके मदर का भी तो जीन उसके में गया है भाई, तो मेरा जीन मतलब मेरा जो डीएनए है उसके डीएनए से मैच नहीं कर सकता, बस रिजेंबल कर सकता है, समझ में आ रहा है क्या? पूरी तरह से मैच थोड़ी कर जाएगा, अरे पूरी तरह से मैच, हाँ लेकिन सेगमेंट वाइज मैच करे, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड हमसे गया है, अरे हर क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड हमसे गया है और हर क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड मदर से गया है, तो हर क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड हमसे मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मतलब अगर हम टोटल 46 को सेगमेंट इस तरह से बनाते हैं तो 23 को सेगमेंट हमसे मिलेगा, अरे बोल बे, क्या 23 को सेगमेंट हमसे मिलेगा क्या? और 23 को सेगमेंट मदर से भी मिलेगा, मतलब हर क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड हमसे गया है और एक क्रोमेटिड किससे गया है? मदर से गया है। तो बताओ हमारे जैसा रिजेंबल करेगा या नहीं करेगा? जैसे जैसे मान लो, जैसे हम लेट कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे कि मान लो कि ये वाला एक एक्सरे प्लेट है, ये मदर का है, फादर का है, और ये वाला एक्सरे प्लेट मदर का है। मान लो ये वाला ऐसा कुछ है इसके में, ये वाला है, और मान लो मदर में ऐसा है पूरा ऐसा लंबा लंबा, ठीक है भाई। अब तुम गिन लो, और ये बच्चे का हुआ है, इन दोनों का बच्चा है ये। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, नीचे वाला हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना ये। अब देखो ऊपर वाला ये है, दूसरा वाला ये है, फिर तीसरा वाला ये है, फिर चौथा वाला ये है, फिर पांचवा वाला ये, नीचे वाला ये है, फिर ये। अब बताओ तो कि ऊपर वाला किससे मैच कर रहा है? मदर से। ये वाला किससे मैच कर रहा है? फादर से। ये वाला किससे मैच कर रहा है? मदर से। समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा है कि नहीं? ये वाला फादर से, फादर से। ये वाला देखो मदर से, ये वाला देखो फादर से, ये वाला देखो फादर से, ये वाला देखो मदर से। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या इसको देख के नहीं मालूम चलेगा कि अच्छा देखो इसका जितना क्रोमेटिड आया है ना भैया, इस सारा का सारा क्रोमेटिड इन दोनों से मिला है कि नहीं मिला है? अगर कोई इससे मिला है तो कोई इससे मिला है, इसका मतलब ये जो बचवा है साला ये दोनों का बाल बच्चा है, है कि नहीं? लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हो जाता कि ऊपर में एगो लाइन है इतनी भर के जो ना इसमें है ना इसमें है, बेटा किसी और का है। समझ में आ रहा है? अबे समझ में आ रहा है क्या? अगर एक छोटा सा भी लाइन डिफर है इसमें और उसमें, इसका मतलब ये अपना, ये किसी, समझ रही है ना तुम? जैसे तुम मेरी बेटी है ना वैसे ही। अरे क्लियर है? समझ रही है ना? का वापस सुनना, जब तुमको डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग करना होगा तो तुम किसको लोगे? माइनर पिक को लोगे कि मेजर पिक को? मेजर पिक का मतलब जीन और माइनर पिक का मतलब फालतू का मटेरियल, टूट टाट के केनू केनू बिखरल बिखरल रहेगा। समझ में आ रहा है? तो तुम फालतू का मटेरियल लोगे या जीन को लोगे? माइनर पिक लेंगे हम लोग, फालतू के मटेरियल को कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आया कि नहीं आया? चलो तो हम लोग आगे बात करें क्या? पक्की बात? चलो आगे।
तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसमें देखना, अब हम लोग आगे बात करते हैं। कभी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन सुने हो क्या? अरे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन सुने हो क्या? चलो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे समझना, एक स्टेप होता है हमारा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है हमारा? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर? अच्छा देखना, हम लोग बोलेंगे कि भैया कुछ जो डीएनए होगा, हम लोग डीएनए के सेगमेंट को हम बांट रहे हैं, ठीक है भाई, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, है ना भाई। अरे डेंसिटी का क्या मतलब? कम एरिया में ज्यादा नाइट्रोजन बेस हो और ज्यादा एरिया में कम नाइट्रोजन बेस हो तो डेंसिटी कम हो जाएगा। सिंपल सीधा बात है भाई, है कि नहीं? तो समझना, तो हमारे पास जो अगला मतलब उसी में चल रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल वाला था ना, उसी में चल रहे हैं हम लोग। बात कर रहे हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे किया जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे किया जाएगा? अबे सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे किया जाता है? साले को गोल गोल घुमा दो, है ना भाई, गोल गोल क्या करो, घुमा दो। तो हम लोग सिंपल करें कि भैया किसी का डीएनए निकाल पूरा का पूरा, अरे किसी का क्या करो, अच्छा सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, जैसे देखना, एक टेस्ट ट्यूब लिए हम लोग मस्त, ठीक है भाई, टेस्ट ट्यूब लिए एकदम बढ़िया सा, इसमें क्या किया, हम भर दिए किसको, डीएनए को, और बाकी कुछ सॉल्यूशन है, और साले को मशीन में लेके साले को घुमा दिए एकदम बढ़िया से, एकदम स्पीड में गोल गोल नच रहा है उसी के अंदर। जब गोल गोल नचेगा तो क्या होगा, कुछ पार्ट ऊपर, कुछ पार्ट नीचे, कुछ पार्ट इधर, कुछ पार्ट इधर, आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो भाई। तो हम लोग बोले कि भैया जो ऊपर में पार्ट आया है ना भाई, वो हम लोग बोले कि भैया ये वाला हमारा मेजर बैंड है, मतलब इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है, ये वाला मेजर बैंड। और कुछ माइनर बैंड बनेगा, तो ये देखो कहीं कहीं पे माइनर बैंड बना, देखो। अच्छा, माइनर बैंड कहने का क्या मतलब है समझना, अब डायरेक्टली ऐसा किए नहीं है कुछ हम। सबसे पहले क्या किए, ये हमारे एक डीएनए का सेगमेंट था, ठीक भाई, इस डीएनए के सेगमेंट पे यहां जीन था, यहां जीन था, यहां जीन था, ये वाला जीन था, सही है? अरे सही है ना? तो ये छोटा छोटा एरिया हमारा था, अरे क्लियर है? हम क्या किए ना, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम मिलाए। किसको मिलाए हैं, वापस से बोलो, एंडोन्यूक्लिएज। अच्छा ये किसका बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है क्या? तो न्यूक्लिएज है मतलब न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देगा। अरे सही है ना? अगर न्यूक्लिएज है इसका मतलब क्या करेगा, ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देगा। और हम बोल रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया पे तोड़ेगा। मतलब हम उसको डिसाइड करके भेजेंगे तुमको बेटा काटना कहां पे है, मतलब अगर हम डिसाइड करके भेजे हैं तो ये जाके यहां और यहां उड़ा देगा क्या, यहां और यहां उड़ा देगा क्या, अबे यहां और यहां उड़ा देगा क्या, अबे यहां और यहां। देखो तो क्या जीन और फालतू के मटेरियल क्या दोनों को अलग कर दिया क्या? अबे जीन और फालतू के मटेरियल को अलग किया या नहीं किया? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का यही तो काम है होता है बेटा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है ना, इसका यही काम है। जैसे कसाई का काम है ना गला रेतने में टाइम नहीं लगाता है, एकदम खचाक से उड़ा देता है, वैसे ही इसका काम है भैया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का। तुम बोल देगा ना कि बकरी का गला काटना है, जाएगा खराक से उड़ा देगा वहीं से, है ना, बिना एको सेंटीमीटर इधर उधर हुए धुई से उड़ा देता है सीधे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का यही काम है, समझ में आएगा? यही काम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का। क्लियर है भाई? तो भैया ये जगह जगह से काट देगा हमारे डीएनए को, और वो हम डिसाइड करेंगे कि वहां कहां से कटने वाला है। तो हम लोग बहुत सारे तरह का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, हमको भैया डीएनए कटने से मतलब है, बहुत सारा मिला दो एक साथ, काट कूट के बराबर कर दिए, इसको इसमें डाले और साले को घुमा दिए। अरे घुमा दिए क्या? अब जब घुमा दोगे तो कुछ बैंड ऊपर बनेगा और कुछ बैंड नीचे बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा ना, कि ये डेंसिटी वाइज बढ़ जाएगा क्या? अरे बोलो ना, अब नहीं बोलेगा भैया। क्या ये डेंसिटी वाइज बच गया क्या? तो ये जो बना ना, जब हम लोग इसको घुमा दिए और जब ये जो मेरे को देखने को मिल रहा है ना, तो हम इसको बोलते हैं मेजर बैंड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मेजर बैंड। और ये वाला जो सेगमेंट मेरे को देखने को मिल रहा है, ये हमारा माइनर बैंड। क्या है हमारे पास? ये माइनर बैंड। वापस से बोलो भैया, ऊपर में जो डार्क सेगमेंट देखने को मिला वो क्या है हमारे पास?
मेजर बैंड, जो नीचे में देखने को मिल रहा है वो क्या है हमारे पास, माइनर बैंड। और जो माइनर बैंड होता है ना, उसी को हम लोग सैटेलाइट बैंड भी बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बैंड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सैटेलाइट बैंड। क्या बोलते हैं हम लोग उसी को, सैटेलाइट बैंड। वापस से बोलो भैया, क्या ये जो हमारा माइनर बैंड है, क्या इसी माइनर बैंड को तुम क्या बोल सकते हो, सैटेलाइट बैंड। ये सब लिखना है भाई, ये सब लिखना है। इतना प्यार से बना रहा हूं लिखने के लिए, ठीक है भाई। क्या हो गया है, आया। यहां तक हो गया क्या? अब समझना जरा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखना जरा। हो गया, करो जरा। भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारा इंपॉर्टेंट होगा। अरे क्लियर है भाई? अब देखो ये मेजर बैंड और माइनर बैंड की बात किया, अब हम लोग पीक की बात करते हैं। क्लियर है भाई? समझना जरा पीक क्या है। हम्म हम्म बात कर, यहां तक नहीं, नहीं ये नहीं लिखना है। ये तो हम जब बनाएंगे फिंगरप्रिंटिंग तब बात करेंगे कि वहां हम मिलाएं। ठीक है, चलो ये सब अभी कोई बात नहीं। ठीक है, अब समझना, जैसे कि मान लो कि ये वाला हमारा डीएनए का ये है, बराबर। अब तुम एक बात बताओ, जो हम एंडोन्यूक्लियस मिलाए हैं, कि एगो मिलाए हैं कि बहुत सारा मिलाए हैं? बहुत सारा मिलाए, मतलब एकदम भरमार धर दिए एकदम धनिया बनिया से, धंधना दिए था कि पूरे को काट कूट के बराबर कर देगा। बराबर क्या? लेकिन सब एक स्पेसिफिक साइट पे काट करता है, ऐसा नहीं कि हर जगह काटते रह जाएगा, है ना भाई। जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो कि जैसे ये वाला मान लो कि हमारा फालतू का मटेरियल है। तुम समझ गया, समझ में आ गया ना कि भैया हमारा जो डीएनए होता है, हम जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं उसमें फालतू के मटेरियल का करते हैं, जीन का नहीं करते। इतना समझ में आ गया? अब ये वाला मान लो हमारा फालतू का मटेरियल है, ठीक है भाई, क्या है हमारे पास, ये फालतू का मटेरियल। अब ये कटेगा, अरे जब डालेंगे तो ये भी कटेगा ना। तो जैसे मान लो कि हो सकता है ये पूरा का पूरा कट के बाहर निकल जाए, इतना बड़ा। अब तुम सोचो अगर इसका हाइट 2 फीट का हुआ तो क्या 2 फीट के हम ले आएंगे क्या, कथी, एक्सरे प्लेट? नहीं ना लाएंगे। तो हमारे पास उतना बड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे उतना बड़ा हमारे को डीएनए सेगमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कटा हुआ? नहीं मिलना चाहिए ना यार। हम उतने बड़े का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थोड़ी कर सकते हैं। अब 2 फीट लंबा मिला, अब 2 फीट लंबा ये को बैंड बनाएंगे क्या? 50 को खाली एक्सरे प्लेट घुस जाएगा उसके अंदर, घुसेगा कि नहीं घुसेगा? तो हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो मिलाए हैं वो क्या करेगा, जो फालतू का मटेरियल है उसको भी काटेगा। तो हो सकता है कि इसको काट देगा इतना छोटा छोटा पीस में और बाकी इतना बड़ा छोड़ दिया। तो जब तुम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे ना, जब तुम इसका क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूग, तो देखो ये वाला हमारा लॉन्गर पीक है क्या, और ये देखो छोटा छोटा है क्या? अरे छोटा छोटा है या नहीं है? तो जो बड़ा होगा क्या वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्या अपने आप? अरे बोलो, मतलब अगर तुम ग्राफ बनाओ तो तुमको बड़ा बड़ा पीक ज्यादा दिखेगा तुमको, मतलब तुमको मेजर पीक इस तरह से दिखेगा, है ना भाई, और ये छोटा छोटा इस तरह से दिखेगा, छोटा सा है फिर छोटा सा है फिर छोटा सा, अरे इस तरह से दिखेगा ना भैया। अरे बोलो, तो तुम किसको लोगे, मेजर पिक को लोगे कि माइनर पिक को लोगे? मतलब इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करोगे कि इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करोगे? अरे माइनर वाले का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगा। तो ये हो गया हमारा मेजर पिक और ये हो गया हमारा माइनर पिक। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम किसको यूज करते हैं, मेजर पिक को कि माइनर पिक को? माइनर पिक को हम यूज करते हैं। अरे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात समझ में? अरे क्लियर है ना भाई? तो हम लोग डीएनए, इसको मिटा दूं इसको, चलो। तो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसको यूज करते हैं भैया, माइनर पिक को यूज करते हैं। ये बात समझ में आया? अच्छा, माइनर पिक का साफ मतलब है स्मॉल डीएनए सेगमेंट से है, सही है? अरे एनसीईआरटी में उठा के देख लो, अरे एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया है क्या? खोलो एनसीईआरटी, खोलो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खोलो। अरे यही दिया है ना कि जो स्मॉलर यूनिट होता है डीएनए का, जो छोटा सेगमेंट है, क्या उसी को माइनर पिक बोला है ना भाई, और जो बड़ा यूनिट है उसी को ना मेजर पिक बोला हुआ है। देखो स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, लाओ जरा
फाड़ फूड़ के बराबर कर दिए तुम किताब को। चलो देखो, द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पिक एंड द अदर स्मॉल पिक्स आर रेफर्स टू एट द सैटेलाइट डीएनए, है ना भाई। जो छोटा छोटा रह गया स्मॉल पिक बना, समझ में आ रहा है क्या। तो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ना तो ज्यादातर डीएनए कहां ट्रांसफर हो गया हमारे, मतलब ज्यादा होगा, मतलब मेजर पिक बनाएगा बहुत सारा। तो हम मेजर पिक को नहीं ले सकते भैया, समझ में आ रहा है। अगर तुम मेजर पिक को लिए तो भैया वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। फिर हमको छोटा छोटा पिक उठाना है और बस उसी को स्टडी करना है, मतलब स्मॉलर पिक को उठा के उसको स्टडी करना है अपने को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे समझना जरा, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जैसे ये हमारा ग्राफ बनेगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से मेजर पिक बनेगा और ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से माइनर पिक बनेगा। अरे सही है ना। तो ये हमारा हो गया मेजर पिक, ये हो गया हमारा माइनर पिक, और जो माइनर पिक होता है ना हम उसी को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं हम लोग उसी को, सैटेलाइट डीएनए। क्या वहां पे माइनर बैंड को बोले थे क्या। जब तुम उसको ग्राफ पे दिखाओगे तो भैया जो माइनर बैंड होगा उसको तुम छोटा छोटा दिखाओगे और जो बड़ा होगा उसको मेजर बैंड बोलेंगे, बराबर है क्या। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको तुम क्या बोलोगे, मेजर पिक। क्या बोलोगे तुम इसको, मेजर पिक। और इसको तुम क्या बोलोगे, बहुत सारा माइनर पिक है ना रे, माइनर पिक है, और हम इसी को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं हम लोग इसी को, सैटेलाइट डीएनए। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, सैटेलाइट डीएनए। कोई दिक्कत भाई यहां तक। क्या किए हम, इसका डीएनए को डाले हैं और इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाए हैं। वापस से सुनना, एक टेस्ट ट्यूब में हम डीएनए को डाले, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाए। जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाओगे तो भैया मेजर पिक और माइनर पिक बनेगा। अरे बोलो, जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे तो क्या बनेगा, मेजर पिक और माइनर पिक बनेगा। और तुम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए किसको यूज करोगे, मेजर पिक को कि माइनर पिक को, माइनर पिक को यूज करेंगे, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सैटेलाइट डीएनए। और ये फालतू का मटेरियल है भैया, जीन नहीं है। वापस से बोल रहा हूं, ये एक फालतू का मटेरियल है, कोई जीन नहीं है। मतलब डीएनए का जो फालतू का मटेरियल था ना भाई, उसी में से कुछ सेगमेंट है यहाँ पे। अरे क्लियर है क्या यहां तक, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। तो ये हमारा हो गया, दैट इज अ सैटेलाइट डीएनए। अरे बोलो भाई, लिखो जरा यहां तक, इसको करो। हाँ अच्छा, जो मेजर पिक है वो हमारा जीनोम का सबसे बड़ा पार्ट होगा। अरे मैक्सिमम पार्ट तो वही ना कवर कर रहा है, हम तो छोटे छोटे पार्ट को ले लिए, अब बाकी सबको तो छोड़ दिए। तो वो हमारा बल्क जीनोमिक डीएनए होगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो हमारा मेजर पिक होगा इसको तुम क्या बोलोगे, बल्क जीनोमिक डीएनए। अरे सही है, उसको तुम क्या बोलोगे, बल्क जीनोमिक डीएनए। हाँ, जो मेजर पिक है उसको हम लोग बोलेंगे बल्क जीनोमिक डीएनए। मतलब हमारे जीनोम का जो बल्क वाला रीजन है वो मेजर पिक बनाएगा। मतलब वो जो हम सेंट्रीफ्यूगेशन किए हैं ना, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के जगह पे मेजर और माइनर बैंड बनाए थे ना, बस उसी बैंड को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिए, समझ में। और हम बता दिए कि भैया ये बल्क जीनोमिक डीएनए है और ये वाला हमारा स्मॉलर यूनिट है, और हम इसको बोल रहे हैं माइनर पिक या फिर सैटेलाइट डीएनए। और इसी सैटेलाइट डीएनए से हम क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। कोई दिक्कत भाई। अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई। आ गई ना। अब जो हमारा सैटेलाइट डीएनए होता है ना, वो रिपीटेटिव डीएनए होता है। क्या होता है, रिपीटेटिव डीएनए होता है। वापस से बोल रहा हूं, रिपीटेटिव डीएनए होता है। क्या होता है भैया, वो रिपीटेटिव डीएनए, मतलब वो बार बार ना रिपीट होता है। क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। समझना जरा हम क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि भैया ये जो हमारा सैटेलाइट डीएनए, अब यहां से समझना भैया, अब यहां समझना, अब यहां से जो हम आखिरी तक समझेंगे, वीएनटीआर तक जाएंगे, बस वही हमारा इंपॉर्टेंट होगा। तभी तुम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे भैया। वापस से बोल रहा हूं, अभी तक हम क्या किए हैं, डीएनए को सिंपल हम किस में मिलाए हैं भैया, एक टेस्ट ट्यूब में, और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिए। जब तुम सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो मेजर पार्ट अलग हो जाएगा और माइनर पार्ट अलग हो जाएगा। वापस से बोल रहा हूं भैया, जब उसका तुम सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो मेजर पार्ट अलग हो जाएगा और माइनर पार्ट। अब तुम जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसको यूज करोगे, माइनर पार्ट को यूज करोगे, मेजर पार्ट को नहीं। नहीं आया समझ में, किसको यूज करोगे भैया,
माइनर पार्ट को यूज करोगे मेजर पार्ट, मतलब हम किसको देखते हैं, हम वो बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, हम किसको देखते हैं, हम वो बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, हम बात करेंगे फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जब पूरा प्रोसीड्यूर बताऊंगा तब। क्लियर है भाई? और भैया तुम लोग इस तरह से अरेंज करना कॉपी को इस तरह से लिखना जिसमें ना जो अगला जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक आए तो भैया पूरा का पूरा ये वाला पेज मेरे को मिल जाए, मतलब पूरा ऐसा पेज पूरा मिल जाए मेरे को। समझ में आ रहेगा? इस तरह से अरेंज कर लेना है, बहुत लिखवाना है अभी तो, मतलब लास्ट में ऐसा नहीं, हम इसी पहले ही बता दिए हैं, अभी वहां तक तो अभी टॉपिक वे आएगा इस पेज तक। समझ में आएगा? इस तरह से अरेंज करना ताकि तुमको आसानी हो, नहीं तो एक पेज छोड़ना पड़ेगा और क्या, क्योंकि मेरे को पूरा 2 पेज चाहिए। समझ में आएगा? हम मेरे को ये पूरा बोर्ड चाहिए, उसको भी उखाड़ूंगा मैं। समझ में आएगा? चलो इधर देखो, इधर देखो भाई, हैं फिर दिखेगा नहीं ना, चलो आ जाओ। तो ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हमारा सैटेलाइट डीएनए बराबर है क्या? अब ये जो हमारा सैटेलाइट डीएनए होता है ये कंसिस्ट करता है किसके, रिपीटेटिव यूनिट का। अब समझना, अब हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, समझना जरा। ये हमारे पास ये डीएनए है, ये मान लो हमारा ये सैटेलाइट डीएनए है, ये वाला क्या है हमारे पास, सैटेलाइट डीएनए। अब इसमें ना रिपीट होता है, जैसे कि ATAGC एक बार हो गया ना, अब ATAGC ना फिर दोबारा रिपीट होगा। वापस से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं भैया, ATAG। अब जरूरी नहीं कि हमरे में ATAGC रिपीट हो रहा है तो इसके में भी ATG, लेकिन अगर सेम रिपीट हुआ तो हमरे में हो सकता है 4 बार रिपीट होगा तो इसके में 10 बार रिपीट होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन अलग अलग हो सकता है। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई, यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अरे बोल, कोई तकलीफ है क्या? अरे पक्की बात है ना भाई? तो हम लोग बोल रहे हैं जैसे हमारे में क्या है ATAGC, तो ये फिर रिपीट होगा ATAGC। अच्छा ये डीएनए का फालतू का मटेरियल है कि हमारा जीन है? फालतू का मटेरियल है, तो रिपीट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। फिर से रिपीट हो जाएगा ATAGC, फिर से रिपीट हो जाएगा ATAGC। अरे समझ रहे हो? अरे बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अरे बोलो भाई, क्या इस तरह से रिपीटेशन हो सकता है? अरे बोलो। तो हम लोग ये बोलते हैं कि सैटेलाइट डीएनए मेनली कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए। अरे बोलो, मेनली कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए। अरे सही है कि गलत है? अरे सही है ना भाई? तो हम लोग यहां पे इसको मार करके क्या लिख सकते हैं, मेनली कंसिस्ट ऑफ। मेनली क्यों बोला भैया? जरूरी नहीं हर बार रिपीटे हो, कभी कभी हो सकता है रिपीट नहीं होगा, है ना। मेनली मतलब ज्यादातर, मेनली कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव, मेनली कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, मेनली कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, मेनली कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, मेनली कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए। मतलब हम लोग ये बोले कि भैया इस तरह का होगा। अरे ये हमारा एक सैटेलाइट डीएनए है, देखो ये हमारा क्या है, एक सैटेलाइट डीएनए, और इसका रिपीटेशन किस तरह से होगा बताओ जरा। हम लोग ये बोल रहे हैं रिपीटेटिव डीएनए का सीक्वेंस, देखो हम बोल रहे हैं ATAGC, 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 ATAGC। क्या ये इस तरह से बढ़ते जाएगा क्या? अरे क्या ये इस तरह से बढ़ता जाएगा या नहीं बढ़ता जाएगा? तो बताओ तो, क्या एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है क्या? ATAGC, 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 ATAGC। अरे रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो भैया जो रिपीट होता है ना उसको टेंडन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो रिपीट होता है उसको क्या बोला जाता है? टेंडन। और टेंडन रिपीट हो रहा है इसके अंदर, तो तुम इसको टेंडन रिपीट्स बोल सकते हो। नहीं समझ में आया? इसको तुम क्या बोल सकते हो? टेंडन रिपीट्स। देखो अब ये देखो ATAGC जो ये वाला हुआ ना भाई, उसको हम टेंडन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? टेंडन। क्या बोल रहे हैं हम इसको? टेंडन। तो क्या ये टेंडन रिपीट हो रहा है क्या? देखो ना, ये टेंडन, फिर टेंडन, फिर टेंडन, फिर टेंडन। क्या ये टेंडन रिपीट हो रहा है क्या? तो तुम इस पूरे को बोल सकते हो टेंडन रिपीट। अरे बोल सकते नहीं बोल सकते? तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? टेंडन रिपीट। कोई दिक्कत? अरे बोलो, क्या तुम इसको बोल सकते हो टेंडन रिपीट? तकलीफ है क्या यहां तक? अरे बोलो मियां, यहां तक कोई भी तकलीफ है तो बोलो। देखो मेजर पीक माइनर पीक समझ में आया? जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो जो मेजर पीक बनेगा उसको हम नहीं लेंगे भैया, मेजर बल्क पार्ट को नहीं लेंगे, जीनोम के बल्क पार्ट को हम नहीं लेंगे, बस कुछ पार्ट को लेंगे, थोड़ा थोड़ा
पार्ट मिलेगा हम उसको लेंगे। क्लियर है भाई? और वो हमारा एक रिपीटेटिव होता है, उसको हम लोग सेट वापस सुनना है ना। ये पूरा सीक्वेंस तुमको याद रखना है एकदम लाइन बाय लाइन है। वापस से बोल रहा हूं भैया, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस तुमको याद रखना है लाइन बाय लाइन। क्लियर है भाई? है ना? वापस सुनना। सबसे पहले तुम क्या बोलोगे? सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से, सबसे पहले हमारे ह्यूमन जीनोम की बात करें तो हमारे पास टोटल 3.3 × 10⁹ नाइट्रोजन बेस पेयर हैं, जिसमें सब इंसान में 0.1 डिफरेंस होता है, जबकि लगभग होता है 3.3 × 10⁻6 बेस पेयर अलग होते हैं। हमारे में लगभग 33 लाख नाइट्रोजन बेस पेयर अलग होते हैं। पहला हो गया, पहला। उसके बाद दूसरी बात करेंगे हम लोग कि भैया जब हम डीएनए को किसी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसके बाद जब उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करेंगे तो उसका मेजर जो जीनोम का जो मेजर पार्ट होगा, जो बल्क पार्ट होगा, वो अलग हो जाएगा, और जो कुछ पार्ट होगा वो अलग होगा, मतलब थोड़ा बहुत पार्ट अलग हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे आया नहीं आया? तो हम लोग मेजर पार्ट को ना लेके माइनर पार्ट को लेंगे, और उसको हम लोग बोलेंगे माइनर पीक, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं हम लोग उसी को? और अगर तुम सैटेलाइट डीएनए को स्टडी करोगे तो तुमको उसमें रिपीटेटिव डीएनए दिखेगा, और वो रिपीटेटिव डीएनए जो तुम देखेगा तो भैया हर एक डीएनए होता है ना, उसमें भैया टेंडन होगा, और वो टेंडन बार बार रिपीट करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब सैटेलाइट डीएनए जो बना होता है ना, वो टेंडन रिपीट से बना होता है। सही बात गलत बात? मतलब बहुत सारा टेंडन जब जुड़ता है तब जाके एक सैटेलाइट डीएनए बनेगा। अरे सही है ना? देखो ये टेंडन, ये टेंडन, ये टेंडन, ये टेंडन, और ये टेंडन एक साथ आया तब जाके ये बना क्या? सैटेलाइट डीएनए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अबे आ रहा है कि नहीं? अब ये खास बात बताता हूं तुमको। जैसे कि मान लो कि अगर हमारे में टेंडन रिपीट हो रहा है ATAGC, तो भैया हमारा जितना भी सेल होगा और जितने भी क्रोमोसोम होंगे ना, उन सब में यही रिपीट हो रहा होगा ATAGC। समझ में आ रहा है क्या? अगर हमारे में क्या रिपीट हो रहा है? ATAGC रिपीट हो रहा है, तो हमारे क्रोमोसोम के हर पार्ट में वही रिपीट हो रहा होगा ATAG। अब एक क्रोमोसोम का, अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम 1 से लेके 23 तक नहीं है, वापस बोल रहा हूं भैया, 1 से लेके 23 तक नहीं, सिर्फ उस क्रोमोसोम का। समझ में आ रहा है? दूसरे क्रोमोसोम का फिर अलग हो सकता। आया नहीं आया? और मेरा और तुम्हारा टेंडन अलग अलग होगा कि नहीं होगा? हो सकता है। हमारा और तुम्हारा टेंडन अलग अलग हो सकता है, बल्कि होता ही है। अरे क्लियर है भाई? तो तुमको समझ में आ रहा है कि ये जो रिपीट हो रहा है ना, ये जो रिपीट हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं टेंडन, और ये टेंडन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं टेंडन रिपीट्स। मतलब पहले हम लोग डीएनए लिए, उसको घुमाए, बल्क पार्ट अलग हो गया, माइनर पार्ट अलग हो गया, माइनर पार्ट को उठाए, उसमें मेरे को सैटेलाइट डीएनए मिला, और सैटेलाइट डीएनए को जब तुम स्टडी करेगा तो टेंडन दिखेगा, और टेंडन रिपीट होता दिखेगा, इसलिए वो टेंडन रिपीट्स बोलेंगे। मतलब अब जो हमारा सैटेलाइट डीएनए का जो सेगमेंट जब हम स्टडी करेंगे तो हम इसको बोलेंगे टेंडन रिपीट्स। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है क्या? सीक्वेंस याद रखना है एग्जैक्ट इसी सीक्वेंस पे अपन चलेंगे। अरे क्लियर है भाई? एग्जैक्ट अपन इसी सीक्वेंस पे अपन चलेंगे। कोई तकलीफ है क्या यहां तक? अरे बोलेंगे भाई, अगर कोई भी तकलीफ है तो बोलो। यहां तक अगर कोई भी तकलीफ है तो बोलेंगे। क्या टेंडन रिपीट समझ में आया? अरे आ गया ना? अब टेंडन रिपीट्स के आगे करेंगे हम लोग। अभी तक मेरे को टेंडन रिपीट्स दिखा है, अब हम इसके आगे जाएंगे। अरे जाएंगे ना? तो देखना, तो हम लोग टेंडन रिपीट्स मिल गया मेरे को, अब इसके आगे करना, इसके आगे। अब टेंडन रिपीट्स को मार्क करके लिखेंगे, इसको मार्क करके लिखो, स्टेटमेंट लिखेंगे अपन। टेंडन रिपीट्स को मार्क करके स्टेटमेंट लिखो, टेंडन रिपीट्स को मार्क करके एक स्टेटमेंट लिखेंगे। दे आर फाउंड इन, हमारे पूरे डीएनए में मिलेगा टेंडन, की खाली एक एक डीएनए में मिलेगा? कि हमरे में मिल रहा है तुम्हारे में नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं ना होगा। टेंडन हमरे ऑल पूरे डीएनए में मिलेगा, टेंडन हमारे पूरे डीएनए मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो लिखना, दे आर फाउंड इन ऑल डीएनए, दे आर फाउंड इन ऑल डीएनए ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ऐसा नहीं है कि भैया आशुतोष राणा एक्सेप्शन हो जाएगा, है कि नहीं? आया कि नहीं आया? फाउंड इन, दे आर फाउंड इन ऑल डीएनए ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, they are found in all DNA of all human beings, of all human beings, but their, THEIR, their मतलब इसका बात करें है ना, but their number of repetition, देखो नंबर ऑफ रिपीटेशन अलग अलग हो जाएगा ना रे। अरे हमरे में रिपीटेशन 4 गो है, तुमरे में रिपीटेशन 5 गो है, तो अलग हुआ कि नहीं हुआ? लेंथ अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम लोग ये बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें बट देयर नंबर ऑफ रिपीटेशन इज हाईली वेरिएबल, लेकिन उसका जो नंबर ऑफ रिपीटेशन जो होता है ना वो हाईली वेरिएबल होता है। बट देयर नंबर ऑफ रिपीटेशन, बट
their number of repetition is highly variable in all DNA of all human beings. Highly variable in all DNA of all human beings. मतलब हमारे अंदर जितना भी डीएनए है ना, उन सब डीएनए के हर एक इंसान में इसका रिपीटेशन अलग अलग होता है. अब समझना, इसका रिपीटेशन का हद तो तब हो जाएगा जब, देखना जरा एक बात बताओ. जैसे मेरे को इधर देखो, जैसे मान लो ये वाला हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 है. क्या ये क्रोमोसोम नंबर 1 है क्या? अच्छा, क्या ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है क्या? अरे ये भी क्रोमोसोम 1, ये भी क्रोमोसोम 1 है ना. रे दोनों को अलग अलग कर दो तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है कि नहीं है हमरे में ही? अरे मुझ में ही. ये दोनों अलग अलग है कि नहीं है? अरे है ना. लेकिन यहां पे भैया इसके में अगर टेंडन अलग होगा तो इसके में भी अलग हो सकता है. मतलब रिपीट अलग हो सकता है. मतलब हो सकता है ATAGC इसमें 4 बार रिपीट हो रहा हो और इसमें 5 बार रिपीट हो जा रहा हो. समझ में आ रहा है क्या? मतलब टेंडन रिपीट्स जो है ना, वो सारे के सारे क्रोमोसोम के सारे ह्यूमन बींग्स में होता है. सारे ह्यूमन बींग्स के सारे डीएनए के सारे क्रोमोसोम में होता है. मतलब वो अपने खुद के होमोलोगस क्रोमोसोम में भी डिफरेंट हो सकता है. समझ रहे हो क्या? नहीं आ रहा है क्या? मतलब वो खुद के होमोलोगस क्रोमोसोम में भी डिफरेंट हो रहा है. अरे क्लियर है भाई? अरे नहीं आया तो बोलो. अरे यहां तक बात समझ में नहीं आई? मतलब क्रोमोसोम नंबर का 1 सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट जो है वो पहले सेगमेंट का टेंडन रिपीट्स दूसरे सेगमेंट से अलग है ना. टेंडन सेम रहेगा, रिपीट अलग होगा. समझ में आ रहा है? ये रिपीट 4 बार हो रहा है और ये रिपीट 5 बार हो रहा है. अरे क्लियर भाई? तो बताओ टेंडन रिपीट्स में अंतर आया कि नहीं आया? तो हम लोग ये बोलते हैं टेंडन रिपीट्स आर वेरिएबल इवन इन होमोलोगस क्रोमोसोम. सही है ना. अपने खुद के होमोलोगस क्रोमोसोम में भी ये टेंडन रिपीट जो है वो अलग अलग हो जाता है. अरे बोलो आया कि नहीं आया यहां तक? अरे बोलो भाई, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे अपन. अरे कोई तकलीफ यहां तक? पक्की बात. मतलब ये हमेशा अलग होगा. अपने खुद के क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में टेंडन रिपीट्स अलग हो जाएगा. ठीक है भाई? मैंने क्या बोला? दे आर फाउंड इन ऑल डीएनए ऑफ ऑल ह्यूमन beings but their number of repetition is highly variable in all DNA of all human beings. सही है ना? इसके बाद लिखना, फुल स्टॉप के बाद लिखना दे आर डिफर. उसी में लिखते जाना फुल स्टॉप के बाद. दे आर डिफर, दे आर डिफर, दे आर डिफर इवन इन होमोलोगस क्रोमोसोम. दे आर डिफर इवन इन, इवन का मतलब अरे उसमें भी डिफरेंस हो जाता है. मतलब जिसमें नहीं होना चाहिए उसमें भी हो जा रहा है ना. तो इवन इन होमोलोगस क्रोमोसोम. अरे हो गया क्या? अरे कोई तकलीफ है तो बोलो. यहां तक, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो. चलो इधर देखना जरा. अब इधर समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूं. नहीं है क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अच्छा टॉपिक? मतलब अभी तक हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पहुंच भी नहीं किए भाई. हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसका करते हैं ना वो समझ रहे हैं अभी तक. समझ में आ रहा है क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ है भैया. अभी तो अब आएगा मजा. आया कि नहीं आया? okay. हाँ तो चलो बताओ तो मेरे को, तुम लोग क्या किया है? पहले डीएनए को डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके बाद उसका क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया. सेंट्रीफ्यूगेशन से हमारा डीएनए अलग अलग हो जाएगा. कुछ बनेगा छोटा छोटा पार्ट, कुछ बनेगा मेजर पार्ट. मतलब एक बल्क रीजन बन जाएगा और एक थोड़ा बहुत रीजन बनेगा. तो बल्क रीजन को हम किसको पकड़ेंगे? बोलो भाई. माइनर रीजन को पकड़ेंगे. और उस माइनर रीजन को पकड़ेंगे तो उसमें जो हमारा, उसको हम लोग माइनर पीक को हम लोग और क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए. जब सैटेलाइट डीएनए को देखोगे तो उसमें तुमको टेंडन दिखेगा और वो टेंडन रिपीट होता हुआ दिखेगा, इसीलिए तुम उसको बोल दोगे टेंडन रिपीट्स. सही है? और टेंडन रिपीट जो है ना वो हर एक डीएनए के हर एक ऑर्गेनिज्म के हर एक डीएनए में होगा. और हम बोले कि वो अपने होमोलोगस क्रोमोसोम में भी अलग हो जाएगा. मतलब उसका नंबर जो है ना वो हाईली वेरिएबल, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस. मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि भैया वो सेम हो जाए किसी में, है ना भाई? उसका नंबर हाईली वेरिएबल है. तो हाईली वेरिएबल को अंडरलाइन करो लाल रंग से. हाईली वेरिएबल जहां पे लिखा है ना भैया, उसको अंडरलाइन करो लाल रंग से. कर दिया क्या?
अरे हाईली वेरिएबल को अंडरलाइन करो लाल रंग से और उसके लिए अपन लिखेंगे, हाईली वेरिएबल को लाल रंग से अंडरलाइन करेंगे और उसके लिए अपन लिखेंगे। चलो जहां पे हाईली वेरिएबल लिखा है ना भाई, वापस से बोल रहा हूं, जहां पे ऐसा कुछ लिखा है हाईली वेरिएबल, अरे लिखे हो ना भाई, जहां पे हाईली वेरिएबल लिखे हो उसको मार्क करो और उसको मार्क करके लिखो दिस इज ऑल्सो नोन एज VNTR। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? VNTR। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? जहां पे हाईली वेरिएबल लिखे हो उसको मार्क करो और वहां पे लिखो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज VNTR। नहीं मालूम चल रहा है VNTR क्या है? अरे नहीं मालूम चल रहा है ना? चलो इसका पूरा नाम सुनो, टेंडर रिपीट्स, बिल्कुल सही बात है ना भाई। तो VNTR का जो पूरा नाम है वो है हमारा वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो VNTR हम टेंडन रिपीट्स को क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्या है कि भैया हमारे अपने सेम होमोलोगस क्रोमोसोम में अलग हो जा रहा है। तो बताओ तुम इसको VNTR नहीं बोल सकते हो? अरे बोल सकते हैं ना। तो हम लोग बोल रहे हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज VNTR। अब वापस सुनना, सबसे पहले हम डीएनए लिए, डीएनए को हम लोग टेस्ट ट्यूब में डाला, उसका हम लोग क्या किए? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या किया हमने? उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने से क्या हुआ? एक बल्क जीनोमिक पार्ट अलग हो गया और कुछ जीनोमिक पार्ट अलग। तो जो बल्क बना उसको हम लोग मेजर पिक बोले और जो कुछ बना उसको हम लोग माइनर पिक बोले। हमने उस माइनर पिक को उठाया और उसी को हमने क्या बोला? अरे माइनर पिक को ही हमने क्या बोला? सैटेलाइट डीएनए। क्या बोला हमने? सैटेलाइट। जब उसको स्टडी करोगे तुम तो तुमको उसको उसमें टेंडन दिखेगा और वो टेंडन क्या होगा? रिपीट होगा। और वो रिपीट किस में होगा? अपने ही क्रोमोसोम के सेम होमोलोगस क्रोमोसोम में, मतलब तो दूसरे में तो होना ही है भाई। जब हमरे अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 में ही डिफरेंस हो गया है तो तुम्हारे अंदर कैसे नहीं आएगा भैया? तो उसका नंबर बहुत ज्यादा डिफर है, मतलब हाईली वेरिएबल है। अरे बोलो। और उसका नंबर जब हाईली वेरिएबल है, केवल इसी वजह से हम उसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, VNTR। कोई दिक्कत भाई? अरे VNTR, अरे सही है ना? अरे बोलो भैया, अरे बोलो भाई। अच्छा देखना, अभी जो हमारा माइनर पिक आया था उसको हम लोग बोले थे सैटेलाइट डीएनए, है ना? सैटेलाइट डीएनए। और अभी जो हमारा ये आया है टेंडन रिपीट्स, तो हम लोग बोले 5 बार रिपीट होगा, उसका रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो हम लोग जो 5 बार रिपीट हो रहा है उसी को स्टडी करेंगे। तो अब हम जो 5 बार रिपीट हुआ, मतलब जो VNTR है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स है हमारे पास, हम उसी को बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? मिनी सैटेलाइट। मतलब हम लोग क्या टेंडन रिपीट्स को ही, क्या तुम इसी को तुम और क्या बोल सकते हो? इट इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी सैटेलाइट। तो लिखेंगे इसको, उसमें मार्क करके उसको लिखो दे आर ऑल्सो नोन एज मिनी सैटेलाइट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज। VNTR को ही और क्या बोल सकते हो भैया? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट को अंडरलाइन करना। समझ में आ रहा है क्या? अरे पूरा लाइन बाय लाइन याद रहेगा क्या? अबे लाइन बाय लाइन याद रहेगा क्या? अच्छा अभी तक हम डीएनए को काटे नहीं अभी तक, समझ लेना। जब से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे कैसे करेंगे और किसका करते हैं जब हम पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हम डीएनए को काटे नहीं है। अभी तक हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलाने के बढ़िया हम मिला सकते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, पर हम अभी तक नहीं मिलाए, आगे मिलाएंगे, ठीक है भाई, आगे हम उसको मिलाएंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? अरे बोलो, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, बोलो भाई। पक्की बात, कोई तकलीफ नहीं? 100% श्योर? कोई स्टेप बता सकता है क्या साथ में? बोले यार। सबसे पहले हम लोग क्या किए? डीएनए निकाले, क्या किए? टेस्ट ट्यूब में डाले, फिर उसका क्या करवाएंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे तो क्या होगा? जो बल्क जीनोम पार्ट होगा वो अलग हो जाएगा और कुछ पार्ट अलग हो जाएगा। जो बल्क जीनोम पार्ट अलग होगा उसको तुम लोग मेजर पिक बोलेगा और जो कुछ छोटा छोटा पार्ट होगा उसको तुम लोग माइनर पिक बोलेगा। माइनर पिक को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सैटेलाइट डीएनए। और जब सैटेलाइट डीएनए को स्टडी करोगे तो तुमको उसमें टेंडन दिखेगा और वो टेंडन तुमको रिपीट होता दिखेगा, इसीलिए तुम उसको बोल सकते हो टीआर, टेंडन रिपीट। और ये जो टेंडन रिपीट होता है वो हर एक इंसान के, हर एक डीएनए के, हर एक क्रोमोसोम में होता है, मतलब खुद के होमोलोगस क्रोमोसोम में भी ये हाईली वेरिएबल होता है। क्या इसीलिए इसको हम VNTR बोल सकते हैं क्या?
समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग क्या किए, पहले बल्क जीनोमिक मतलब माइनर पिक निकाले, माइनर पिक मतलब सेटेलाइट डीएनए, सेटेलाइट डीएनए से टेंडन रिपीट, टेंडन डीएनए से टेंडन रिपीट से वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, और उस वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स को जो वीएनटीआर है, क्या उसी को हम बोल रहे हैं क्या मिनी सैटेलाइट? अरे बोलो, क्या हम उसी को बोल रहे हैं क्या हम मिनी सैटेलाइट? क्या हमारे पास जो वीएनटीआर है, क्या हम उसी को बोल रहे हैं क्या मिनी सैटेलाइट? अब अभी तक मैंने बोला कि भैया यहां पे टेंडन रिपीट होगा, मैंने रिपीट करवाया ATAGC, रिपीट करवाया ना भैया, तो कै गो नाइट्रोजन बेस पेयर को रिपीट करवाए हैं बताओ तो? 5 गो, हर 5 के बाद रिपीट हो रहा है, देख लो। अरे ये 5 का टेंडन है ना, अरे बोला था ना ये एक टेंडन है, मतलब एक टेंडन में तुमको कै गो नाइट्रोजन बेस दिख रहा है ना? ये हम माने हैं, ओरिजिनली ऐसा, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हम माने हैं, ओरिजिनली ऐसा, समझ में आ रहा है? ओरिजिनली क्या होता है कि भैया एक टेंडन जो होता है उसमें लगभग 11 से लेके 60 बेस पेयर होते हैं। कितना होता है भैया? मतलब मिनिमम 11 बेस पेयर के बाद फिर रिपीट चालू करेगा। समझ में आ रहा है क्या? मिनिमम 11 बेस पेयर के बाद वापस से रिपीट चालू, मतलब जो हमारा मिनी सैटेलाइट है, मतलब जो हमारा मिनी सैटेलाइट है, वापस देना, जो हमारा मिनी सैटेलाइट है वो लगभग 11 से लेके 60 बेस पेयर के बाद रिपीट होगा। समझ में? मतलब ये लगभग 11 से लेके 60 बेस पेयर का होता है। सही बात गलत बात? अरे सही बात की गलत बात? अरे ये मिनी सैटेलाइट ओवरऑल टेंडन रिपीट्स ही है, बस देखने का नजरिया बदलो, दिख जाएगा आसानी से। अरे यार, जब टेंडन रिपीट्स का जब वेरिएबल नंबर था तो हम उसको वेरिएबल नंबर में बदल दिए, वीएनटीआर बोल दिए, और वीएनटीआर को ही मिनी सैटेलाइट बोल रहे हैं। और तो वीएनटीआर में था क्या? टेंडन का अलग अलग नंबर था। अबे किसी में टेंडन 4 को, किसी में टेंडन 5 को, किसी में टेंडन 10 को, मतलब 10 बार रिपीट हुआ, किसी में 5 बार रिपीट हुआ, किसी में 2 बार रिपीट हुआ, किसी में 20 बार रिपीट हुआ। अरे यही ना हुआ? तो वीएनटीआर तो ओरिजिनली है क्या? टेंडन रिपीट्स ना है, तो मिनी सैटेलाइट भी ओरिजिनली टेंडन है। समझ में आ रहा है? तो मिनी सैटेलाइट लगभग कितना बेस पेयर होता है भैया? 11 से 60 बेस पेयर होता है। तो मिनी सैटेलाइट को मार्क करेंगे और उसमें अपन लिखेंगे 11 to 60 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेटिव सीक्वेंस। लिखना यहां पे 11 to 60 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेटिव रिपीटेटिव सीक्वेंस। समझ में आ रहा है क्या? कितना लंबा होता है भैया? 11 से 60 बेस पेयर लंबा होता है एक टेंडन, और उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहां पे मिनी सैटेलाइट। कोई दिक्कत भाई? अरे यहां समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या स्टेप चल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पहले क्या किए, बाद में क्या कर रहे हैं, वो सब क्लियर है? अरे बोलो मियां, अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे। यहां तक कर लोगे क्या? यहां तक पढ़ के आओगे? इसके आगे फिर अपन आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई? कल पूरा फिंगरप्रिंट पढ़ा ही देंगे। खत्म हो गया अपना ही, अब बस थोड़ा ही सा बचा हुआ है, इसको हम लोग कर लेंगे कल। ओके।